एवरीवन, वेलकम टू स्किल वेदा। आज हम पढ़ने वाले हैं मास मीडिया स्टडीज़ 11th क्लास का यूनिट नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग मीडिया का पहला नंबर चैप्टर मीडिया लिटरेसी। ठीक है, इसको समझेंगे। इजी सा चैप्टर है, लेंदी दिखने में लेकिन आसान है। अब यहाँ पर मैं आपको पढ़ाती हूँ। सबसे पहले देखो, वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर वी आर कॉन्स्टेंट। एक बार मैं मार्क करती हूँ, रुको। वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर वी आर कॉन्स्टेंटली बॉम्बार्डेड विथ इमेजेस, व्यूज, ओपिनियंस, लाइफस्टाइल्स। हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली बॉम्बार्ड होता है इमेजेस से। हमारे सामने इमेज आती है, व्यू, ओपिनियन, लोगों की राय, लाइफस्टाइल, कंजम्पशन पैटर्न, ट्रेंड, बहुत कुछ आता है। फॉर मोस्ट ऑफ अस, हमारे लिए लाइफ विदाउट मीडिया इज़ अनथिंकेबल। मतलब हम सोच भी नहीं सकते जीने का बिना मीडिया के। वी कैच न्यूज़ ऑन टीवी। हम टीवी पे न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर में ओपिनियंस पढ़ते हैं, एडिटोरियल आते हैं ना। एंटरटेनमेंट के लिए हम टीवी इस्तेमाल करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब को हम सर्फ करते हैं इंटरनेट देखने के लिए। और हम फेसबुक पे फ्रेंड्स बनाते हैं, आजकल इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स बनाते हैं, अपना ओपिनियन को ट्वीट करते हैं। अब वो एक्स हो गया है। हम अपने ब्लैकबेरी का यूज़ करते हैं, अब हम ब्लैकबेरी यूज़ नहीं करते, अब हम आईफोन या एंड्रॉयड यूज़ करते हैं। हम वीडियोज़ को अपलोड करते हैं और फाइल को शेयर करते हैं। ये सारे काम हम किस में करते हैं? मीडिया से। मीडिया सीम्स टू बी एवरीवेयर एंड मैनेजेस टू परवेड एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। परवेड मतलब हर जगह ये जो है एंटर्ड है, घुसा हुआ है। क्या घुसा हुआ है? मीडिया हर जगह है। इट इज़ परवेजिव। तो परवेजिव से वर्ड निकला परवेड, वर्ब, समझ गए। बट इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ यूबिक्विटस। यूबिक्विटस या यूबिक्विट, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। बट इसका मतलब है कि ये इसलिए नहीं है कि ये हर जगह ओमनी प्रेजेंट है इसलिए हमें मीडिया पसंद है। बट द फैक्ट इज दैट इट इन्फ्लुएंसेस टू अ ग्रेटर और लेसर डिग्री आवर एक्शन, ओपिनियन, परसेप्शन। तो वो ये कह रहा है कि सिर्फ ये बात नहीं है कि हर जगह ये जो है परवेजिव है, ओमनी प्रेजेंट है। एक्चुअली में मीडिया जो है हमें इन्फ्लुएंस भी करता है, बहुत ज़्यादा डिग्री तक भी और कभी कभी कम डिग्री तक भी, लेकिन हाँ करता है। जैसे कि हमारे एक्शंस पे इम्पैक्ट डालता है, हमारे ओपिनियन पे इम्पैक्ट डालता है, परसेप्शन पे इम्पैक्ट डालता है, हमारे वर्ल्ड व्यू पे। वर्ल्ड व्यू मतलब जो मेरा दार्शनिक व्यू है, मैं क्या समझती हूँ दुनिया के बारे में। अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गुड एंड बैड। हम यहाँ पे ना बाइपोलर चीज़ें याद, बाइपोलर टर्म्स दिए गए हैं। गुड बैड, एक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल, ब्यूटी अगलीनेस, राइट रॉन्ग, पेट्रियोटिज्म, कल्चर, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो ये कह रहा है कि हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं किस में? गुड और बैड में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, एक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, और इन सब चीज़ों में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। ठीक है, मार्क उठाती हूँ। अब देखो, मार्कर कह रही हूँ मैं, ठीक है। अब देखो आगे, देयरफॉर, इसीलिए एज सिटीजन एंड मास मीडिया प्रैक्टिशनर्स, हमें क्या करना है? वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ द मीडिया। हमें मीडिया के बेसिक एस्पेक्ट्स को समझना है, जैसे कि ओनरशिप क्या होती है, एजेंडा क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, सो दैट वी बिकम एबल टू डिसर्न द मैसेजेस। हम मैसेजेस को डिकोड कर पाएँ, दैट द मीडिया पुट्स आउट, जो मीडिया हमें दिखाना चाहता है, इनेबलिंग अस टू मेक बेटर एंड मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ताकि हमारे जो फैसले हैं वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हो सकें। ठीक है, हम अनअवेयर ना रहें। इस तरह की अवेयरनेस को, इस तरह की जागरूकता को बच्चों क्या कहते हैं? मीडिया लिटरेसी। क्लियर है? तो ये इतनी बड़ी कहानी मीडिया लिटरेसी को समझाने के लिए लिखी गई है। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है द मीडिया अवेयरनेस नेटवर्क द्वारा। तो पेपर में आ सकता है कि ये डेफिनेशन किसने दी है? द मीडिया अवेयरनेस नेटवर्क। यहाँ पे मैंने लिखा है मैन। ठीक है, इसने क्या बोला है? मीडिया लिटरेसी एबिलिटी है टू सिफ्ट थ्रू एंड एनालाइज द मैसेजेस। ये एक ऐसी लिटरेसी, एक ऐसी एबिलिटी है कि मैं, आप, हम लोग क्या कर सकें? मीडिया के मैसेजेस को एनालाइज कर सकें। ठीक है, जो हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, या हमें बेचे जा रहे हैं। इट इज़ द एबिलिटी टू ब्रिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल टू बियर ऑन ऑल मीडिया फ्रॉम म्यूजिक, वीडियोज़ एंड वेब इन्वायरमेंट्स। जो भी हमारे पास मीडिया आ रहा है उसमें हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल लगा पाएँ। ठीक है, इट इज़ अबाउट आस्किंग पर्टिनेंट क्वेश्चन। पर्टिनेंट मतलब रेलेवेंट क्वेश्चन हम पूछ पाएँ, क्रिटिकल क्वेश्चन हम पूछ पाएँ कि व्हाट इज़ देयर, वहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है, मीडिया मैसेज के अंदर क्या है, एंड नोटिसिंग व्हाट इज़ नॉट देयर, और क्या नहीं है, ताकि बायस और प्रोपेगेंडा में हम ना फंसे। एंड इट इज़ द इंस्टिंक्ट टू क्वेश्चन। इंस्टिंक्ट मतलब हमारे अंदर से एक वो नेचुरल चीज़ आनी चाहिए, क्यूरियोसिटी, कि हमें क्वेश्चन करना आना चाहिए, सवाल पूछना आना चाहिए। व्हाट लाइज बिहाइंड मीडिया प्रोडक्शंस, मोटिव्स, मनी, वैल्यू, ओनरशिप। ओनरशिप, वैल्यू, पैसा और मोटिव के पीछे ऐसे, मतलब ये क्यों दिया जा रहा है हमको, ये सब क्यों सिखाया जा रहा है, इसको हमें क्वेश्चन करने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। एंड बी अवेयर ऑफ हाउ दीज फैक्टर इन्फ्लुएंस कॉन्टेंट। और हमें ये भी अवेयर होना है कि ये सारे फैक्टर्स हमारे इस कॉन्टेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। एट द कोर ऑफ बिंग मीडिया लिटरेट, मतलब मीडिया लिटरेट, अगर मैं कहूँ कि मेरे स्टूडेंट जो है मीडिया लिटरेट है, तो उसका कोर क्या है? उसका कोर ये है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो समझते हैं और इंटरनलाइज करते हैं कि मीडिया मैसेजेस जो है कंस्ट्रक्टेड मैसेजेस हैं। कंस्ट्रक्टेड मतलब बने बनाए, मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है इसकी। दे आर क्रिएटेड डिफरेंटली फ्रॉम डिफरेंट मीडिया। अलग अलग मीडिया अलग अलग तरीके की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, किसकी? मैसेजेस की। कीपिंग इन माइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड स्ट्रेंथ ऑफ ईच मीडियम।
ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ध्यान रखते हैं कि मीडियम की, जिस भी मीडियम से माध्यम से वो अपना मीडिया का मैसेज भेज रहे हैं, उस माध्यम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उस माध्यम का स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द कॉमनवेल्थ गेम, इफ टेलीविजन मीडिया विशेज टू टेल यू अबाउट द डिलेज इन द गेम इट विल शो यू अनफिनिश्ड कंस्ट्रक्शन, इफ द प्रिंट मीडिया वांट्स टू टेल यू अबाउट द डिलेज इट विल गिव यू अ टेबल विद प्रॉमिस डिलीवरी, करंट स्टेटस एंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये आइडिया देने की बात है, ये सिर्फ इंस्टेंसेस है, एग्जाम्पल है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। मीडिया मैसेजेस आर क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, अच्छा कौन सा पर्पस, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है फेयरनेस क्रीम कमर्शियल क्या, ये जो गोरा करने वाली क्रीमें होती हैं, जो भी ये क्रीम्स होती हैं जो हम बेचते हैं लोग, तो हम आज तक गोरे हुए क्या, जो हमारा स्किन कलर है वही रहता है ना, लेकिन वो अपना प्रोडक्ट तो बेच देते हैं और ये बोलते हैं कि गोरे होके या सुंदर होके हमारा जो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता नहीं है, प्रोडक्ट उनका बिक जाता है। तो ये क्या है, मीडिया मैसेजिंग बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से हो रखी है। सिमिलरली ब्रेकिंग न्यूज़ इज़ नॉट अबाउट एनीथिंग अर्जेंट, ब्रेकिंग न्यूज़ तो आजकल वो भी है कि वाइल्ड एनिमल्स को वो लोग दिखा देते हैं कि बिल्ली यहाँ चढ़ गई या कोई भी चिंपैंजी ट्री पे चढ़ गया, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो क्या वो बहुत अर्जेंट न्यूज़ है क्या, नहीं। लेकिन ये किस लिए किया जाता है, टू कीप अस हुक टू द टीवी सेट, हुक्ड मतलब कि हम टीवी सेट से चिपके रहें। पीपल टेंड टू व्यू द सेम पीस ऑफ कंटेंट डिफरेंटली, पीपल टेंड मतलब टेंडेंसी, पीपल की, लोगों की टेंडेंसी होती है कि सेम पीस ऑफ कंटेंट को अलग अलग तरीके से देखें, ये भी टेंडेंसी होती है। जैसे कि एक पर्टिकुलर मूवी बहुत ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट का सोर्स हो सकती है, लेकिन बाकी लोगों को लगेगा क्या बकवास ये पिक्चर थी, फ्लॉड स्टोरी टेलिंग थी, मज़ा नहीं आया। द मैसेज आर ऑफन बायस्ड एंड कैरीज द बायसेस ऑफ द क्रिएटर और फंडर ऑफ द मैसेज, कई बार जो मैसेज होता है ना वो बायस्ड भी होता है, बायस्ड मतलब फेवरेटिज्म हो सकती है, उसका कारण दो हो सकते हैं, एक तो क्रिएटर जिसने बनाया है उसकी वजह से, या फिर जिसने उसको फंड किया है पैसे, कैपिटल। मीडिया मैसेजेस कैन इन्फ्लुएंस बिहेवियर, बिलीव, एटीट्यूड एंड वैल्यू, मीडिया के जो मैसेजेस हैं वो हमारे व्यवहार को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और वैल्यूज़ को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसीलिए समाज में इतना बड़ा रोल ये प्ले करता है। क्लियर है। अब आगे देखो, स्टडिंग मीडिया इन्वॉल्व्स, मीडिया को पढ़ने का मतलब क्या है, द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द इमेजेस, साउंड इन द टेक्स्ट, हम जो भी हमें दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है और जो हमें पढ़ाया जा रहा है उसको हम एनालाइज ढंग से कर पाएँ वाया द मीडिया, वाया मतलब थ्रू द मीडिया। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल मीडिया टेक्स्ट, अगर मैं पिक्चर देख रही हूँ, कोई टीवी शो देख रही हूँ, कोई मैगजीन पढ़ रही हूँ, कोई साइट देख रही हूँ, तो मैं उसको कैसे इंटरप्रेट करती हूँ, वो मेरा मीडिया लिटरेसी में आएगा। एंड आस्किंग सम की क्वेश्चन, जैसे कि किसने बनाया है, कैसे बना है, क्यों बना है, किसने बनाया है और किस चीज़ से बना है, और व्हाट वर द रूल्स फॉलोड वाइल मार्किंग देम, कन्वेंशंस इन जॉनर। तो ये सारी चीज़ें क्या है, क्वेश्चंस है, जो पर्टिनेंट क्वेश्चंस की बात हो रही थी ना, वो यहाँ पे बताया गया। अब देखो इंट्रो टू मास मीडिया, इसमें क्या है, टू बी अ मीडिया लिटरेट, अगर कोई व्यक्ति कहना चाहता है अपने आप को कि भाई मैं मीडिया लिटरेट हूँ, तो वो बात ऐसी हो गई कि वो बात जो है उसका मतलब ये है कि आपको मीडिया का नेचर पता है और आपको ये पता है कि मीडिया का ऑडियंस के ऊपर इम्पैक्ट क्या होता है। अब यहाँ पे समझना है कि मीडिया जो स्टडी है ये कोई बहुत रिलेटिवली थोड़ा सा नया डिसिप्लिन है, क्योंकि ये सिर्फ सेंचुरी ओल्ड है, मतलब 100 साल पुराना है, ठीक है। यहाँ पे 2 बार 100 साल पुराने की बात की गई है, ओनली अबाउट 100 और सो ईयर्स अगो। इन द लास्ट 100 ईयर्स और सो द रोल ऑफ मास मीडिया हैव बीन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल इन एवरीडे लाइफ, मतलब 100 साल की बात कर रहा है, अगर एमसीक्यू वगैरह में आया तो 100 साल याद रखना, 100 ईयर्स और सेंचुरी, ठीक है। तो अभी पिछले 100 साल से ही ये मास मीडिया का काम जो है बहुत पॉपुलर हुआ है, इससे पहले इतना नहीं था। इसके कुछ कारण हैं, बिकॉज इट इज़ ऑल परवेजिव, परवेजिव मतलब ये हमारी ज़िंदगियों के हर एस्पेक्ट को इम्पैक्ट करता है, इंक्लूसिव मतलब ये हमारे समाज की सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है, जैसे कि रोल ऑफ मीडिया इन डिपिक्टिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया पार्ट्स ऑफ होल, ये हमारी सोसाइटी में सोशलाइजर का काम करता है, मतलब ये हमें बताता है मीडिया, मास मीडिया, कि कौन से मोड ऑफ बिहेवियर एक्सेप्टेबल है और कौन से मोड ऑफ बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है। जैसे रोल ऑफ मीडिया इन एनकरेजिंग पीपल टू गिव पोलियो वैक्सीन टू चिल्ड्रन, तो ये टीवी में तो दिखाया जाता है कि पोलियो वैक्सीन देना जरूरी है छोटे बच्चों को, तो ये क्या है, एक्सेप्टेबल मोड या डिजायरेबल मोड ऑफ बिहेवियर जो सोशलाइजर का काम कर रहा है, कौन करता है, मास मीडिया। मास मीडिया इन्फ्लुएंसर का काम भी करता है, बिल्कुल, आजकल तो यूट्यूब पे सारे इन्फ्लुएंसर हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, रोल ऑफ मीडिया इन एनकरेजिंग पीपल नॉट टू ड्रिंक एंड ड्राइव, सारे इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे, लेकिन आप देखते हैं ना, इन्फ्लुएंसर की बात आप सुनते हैं ना, उनकी बातों से आप इम्पैक्ट होते हैं, तो ये मास मीडिया काम हो रहा है, इन्फ्लुएंसर का एक इसका वो फंक्शन चल रहा है। एस्पिरेशन ड्राइवर देखो, एस्पिरेशन ड्राइवर मतलब आपकी एस्पिरेशन को ड्राइव करता है मास मीडिया, कैसे, जैसे मीडिया का बहुत बड़ा रोल था कि हम अपने कंजम्पशन पैटर्न को चेंज करें। कंजम्पशन पैटर्न मतलब पहले तो माइक्रोवेव नहीं होता था, पहले पिज्ज़ा भी नहीं बनता था ना लोगों के घर में, लेकिन अब बनता है, तो अब माइक्रोवेव भी होता है। मॉडुलर किचन, पहले कोई मॉडुलर किचन होता था, आजकल कितना कॉमन हो गया, क्यों हो गया कॉमन, क्योंकि
ऐड दिखाया जाता है, अच्छे अच्छे किचन्स के ऐड दिखाए जाते हैं। ऐड दिखाया तो मम्मी कहती है कि मुझे भी अच्छा किचन चाहिए, मेरे लिए मॉड्यूलर किचन बना दो। परसुएडर, सेलर, नैगर। परसुएडर मतलब परसुएड करना, मतलब कन्विंस करना। सेल करना, बेचना। नैगर फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजिंग एंड हाउ इट एक्ट्स ऑन द साइकी स्पेशली माइंड ऑफ द यूथ। ये जो नौजवानों पे भी बहुत ज़्यादा असर करता है। कोई भी आप नई चीज़ मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, कोई परफ्यूम लॉन्च कर रहे हो, कुछ भी लॉन्च कर रहे हो, तो बच्चों को बड़ा उसमें, युवा को बड़ा इंटरेस्ट आता है, अच्छा हमें यही वाला परफ्यूम यूज़ करना है, यही वाली फ्रेग्रेंस हमको चाहिए। तो ये क्या परसुएडर काम करता है। अवेयरनेस क्रिएटर और इन्फॉर्मर, इससे हम जागरूकता भी क्रिएट करते हैं। जैसे कि रोल ऑफ मीडिया इन प्रोपेगेटिंग स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन, चाहे न्यूज़, करंट अफेयर, गवर्नमेंट पॉलिसी, तो मास मीडिया से डेफिनेटली सारी चीज़ें पॉसिबल है। और एजुकेशन, मीडिया से बहुत सारी एजुकेशन भी हुई है। जैसे अभी मास मीडिया के थ्रू ही मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ ना, आप अपने घर में बैठ के आराम से पढ़ रहे हो। बिफोर वी गेट डाउन टू डीपन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑन वेज टू डीकंस्ट्रक्ट मीडिया मैसेजेस, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ यहाँ से ताकि आपको अच्छे से दिखे, फिर से हाईलाइट करेंगे, ठीक है। बिफोर वी गेट डाउन टू द डीपन आउट अंडरस्टैंडिंग ऑन वेज टू डीकंस्ट्रक्ट, मतलब इससे पहले कि हम मीडिया मैसेज को डीकंस्ट्रक्ट करें, हम क्या करेंगे, हमें समझने की जरूरत है। वी नीड टू कॉम्प्रीहेंड सम बेसिक, क्या कि भैया मीडिया क्या है, ऑडियंस कौन है, कौन कौन सी नई नई थ्योरियाँ हैं, थ्योरीज दैट आई यूज टू लुक एट बोथ द मीडिया एंड द ऑडियंसेस। अब यहाँ पे हमें थ्योरीज के बारे में पढ़ने के लिए आएगा। अब देखो व्हाट इज़ द मीडिया। मीडिया की डेफिनेशन आ गई, पेपर में क्या करोगे, लिखोगे मीडिया रेफर टू द डिफरेंट चैनल्स वी यूज टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन इन द एवरीडे वर्ल्ड। मीडिया क्या है, प्लूरल है मीडियम का, प्लूरल मतलब बहुवचन है इसका, मीडियम का, ठीक है। और मेन मीडिया फॉर्म्स कौन से हैं, प्रिंट, कौन कौन से हैं बच्चों, प्रिंट, रेडियो, फिल्म, टेलीविजन, इंटरनेट, ठीक है। एंड द मेन कंटेंट फॉर्म्स ऑफ दिस मीडिया आर एडवर्टाइजिंग, बुक्स, कैंड फिक्शन, एंटरटेनमेंट, कैंड नॉन फिक्शन एंटरटेनमेंट, फीचर फिल्म, म्यूजिक, न्यूज़ एंड वेबसाइट्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने इंपॉर्टेंट पढ़ी थी, मीडिया इज एसेंशियली एन एमेलगमेशन ऑफ कॉन्टेंट, सॉरी, मीडिया इज एसेंशियली एन एमेलगमेशन ऑफ कॉन्टेंट एंड टेक्नोलॉजी। मैंने यहाँ नीचे लिखा भी है, मीडिया जो है ना वो एमेलगमेशन है। एमेलगमेशन मतलब मिलन है, एलॉय टाइप का समझ लो साइंस वालों, ठीक है। तो कंटेंट और टेक्नोलॉजी को जब हम मिलाते हैं तो बन जाता है एमेलगमेशन, किस चीज़ का, मीडिया का, ठीक है। दिस अलाउज अ सेट ऑफ पीपल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। इससे क्या होता है, लोग आपस में भी कम्युनिकेट कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पे टेक जुड़ गया है। दिस कम्युनिकेशन कैन बी बिटवीन इंडिविजुअल्स, वन टू वन, ये वन ऑन वन भी हो सकता है, ये पीयर टू पीयर भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ फोन कॉल। अब देखो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में बिजनेस टू बिजनेस हो सकता है, B2B। फॉर एग्जाम्पल अ कॉर्पोरेट फिल्म बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल, बिजनेस टू कंज्यूमर, फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजिंग और फीचर फिल्म और टीवी प्रोग्राम। ये एग्जाम्पल दे रखा है, इसको छोड़ दो। जब हम मीडिया को पढ़ते हैं एज मीडिया प्रैक्टिशनर, आप भी अगर मास मीडिया में करियर बनाते हो ना, तो आपको भी मीडिया प्रैक्टिशनर बोलूँगी मैं। तो आप लोगों को क्या काम करना है, व्हाट डू पीपल कंज्यूम इन टर्म्स ऑफ मीडिया, मीडिया के नाम पे लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं, मीडिया के नाम पे लोग क्यों कंज्यूम कर रहे हैं, मीडिया के नाम पे वो कंज्यूम करने के बाद वो लोग करते क्या हैं, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज के आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द मीडिया इन आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में मीडिया का रोल क्या है। ये सारे सवाल कौन पूछेगा, मीडिया प्रैक्टिशनर, ठीक है, उसको ये सारे चीज़ों से कंसर्न रहेगा। व्हाट इज़ द मीडिया स्टडीज़, आपको ये मास मीडिया स्टडीज़ का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है 11th-12th में, क्यों, व्हाट इज़ मास मीडिया स्टडीज़। मीडिया स्टडीज़ इज द स्टडी ऑफ व्हाट द मीडिया इज कंपोज्ड ऑफ। मीडिया स्टडीज़ क्या होता है कि मीडिया बनता किससे और ये ऑडियंस को इफेक्ट कैसे करता है। इसके अंदर कुछ थ्योरी और मेथड आते हैं फ्रॉम अ नंबर ऑफ फील्ड ऑफ स्टडी इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन, सोशियोलॉजी, सोशल थ्योरी, लिटरेचर, लिटरेरी थ्योरी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, फिल्म, वीडियो स्टडीज़, कल्चरल स्टडीज़ एंड कल्चर। वाह 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 वाह, इतने सारे हैं कि इसको बैठ कर आराम से आप याद करना है, इन 2-3 लाइनों में जितने नाम लिखे, क्लियर है, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए मीडिया स्टडीज़ की। मीडिया स्टडीज़ फोकसेस ऑन द मास मीडिया, इट इज़ नहीं है, इट्स पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल रोल एंड इट्स इम्पैक्ट इन क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंटेंट टू मीडिया ऑडियंस। मतलब मीडिया स्टडीज़ जो है वो फोकस करता है मास मीडिया पर, इसके पॉलिटिकल रोल पे, इसके सोशल रोल पे, इसके इकोनॉमिक रोल पे, इसके कल्चरल रोल पे, और इसके इम्पैक्ट पे, किस पे इम्पैक्ट पे, मीडिया ऑडियंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। अब यहाँ पर मीडिया स्टडीज़ के की कॉन्सेप्ट्स बताए गए। की कॉन्सेप्ट में ये 4 वर्ड मैंने यहाँ पे गुला लगा रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हाउ, उसके बाद टेक्नोलॉजी, उसके बाद कौन, उसके बाद पोर्ट्रेयल, और उसके बाद ये कोड, कन्वेंशन और नैरेटिव्स। अब पढ़ते हैं इसको, अब इसको हम पढ़ते हैं, देखो ठीक है। पढ़ने के लिए, हाउ द ऑडियंसेज आर आइडेंटिफाइड, कंस्ट्रक्टेड, एड्रेस्ड एंड रीच्ड, हाउ ऑडियंसेज फाइंड, चूज, कंज्यूम एंड रिस्पॉन्ड टू द मीडिया टेक्स्ट। तो यहाँ पे बात किसी चल रही है, ऑडियंस की और हाउ की। ऑडियंस कैसे पहचानती है, कैसे कंस्ट्रक्ट करती है, कैसे एड्रेस करती है, कैसे ढूंढती है मीडिया टेक्स्ट को, ये मीडिया स्टडीज़ में आता है। व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है ऑडियंस के पास जो वो यूज़ करती है, जिससे कि प्रोडक्शन प्रोसेस में डिफरेंस आ जाता है, फाइनल प्रोडक्ट में डिफरेंस आ जाता है, ये आप पढ़ेंगे।
हु प्रोड्यूसेस द टेक्स्ट, ये मीडिया टेक्स्ट प्रोड्यूस कौन करता है, उसका प्रोडक्शन प्रोसेस में रोल क्या है, मीडिया इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं भारत में, इकोनॉमिक्स क्या चल रही है मीडिया की, और आइडियोलॉजीज क्या है, और इंटेंशंस और रिजल्ट्स भी क्या है। हाउ डज द मीडिया प्रोड्यूस मीनिंग्स, मीडिया से तुम मीनिंग कैसे निकालोगे, कोड के थ्रू, कन्वेंशन के थ्रू, या नैरेटिव स्ट्रक्चर के थ्रू। डिफरेंट मीडिया के बारे में तुम क्या जानते हो, टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा एटसेट्रा, या फिर फॉर्म्स जानते हो, डॉक्यूमेंट्री देखी होगी आप लोगों ने, एडवर्टाइजिंग देखी होगी, जॉनर, अलग अलग जॉनर की चीज़ें देखी होंगी। अदर वे ऑफ कैटेगराइजिंग टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट का मतलब क्या है, मीडिया टेक्स्ट। हाउ कैटेगराइजेशन रिलेट्स टू अंडरस्टैंडिंग, ये कैटेगराइजेशन जो हो रही है मीडिया की, ये अंडरस्टैंडिंग के साथ कैसे रिलेट कर पाती है। हाउ आर थिंग्स, प्लेसेस एंड पीपल पोर्ट्रेड इन द मीडिया, लोगों को, चीज़ों को, जगहों को मीडिया में कैसे दर्शाया जाता है। द रिलेशन बिटवीन मीडिया टेक्स्ट एंड द एक्चुअल प्लेसेस, पीपल, इवेंट्स, आइडिया, स्टीरियोटाइपिंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। जिस तरीके से बच्चों ये बुक लिखी हुई है, ये आप लोगों की हायर ऑर्डर लेवल स्किल्स को एनहांस करने के लिए लिखी हुई है, इसीलिए आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगती होगी। लेकिन ये अब रट्टाफिकेशन वाली चीज़ों से हट के किताबें बनाई जा रही हैं, क्योंकि अब नया करिकुलम आ गया, अब नई पॉलिसी आ गई है एजुकेशन की इंडिया में। इसीलिए आपको इस तरह से समझाया जा रहा है कि हाउ के बारे में सोचो, कैसे के बारे में सोचो, कंस्ट्रक्शन और डिकंस्ट्रक्शन ऑफ मैसेजेस के बारे में सोचो, कुछ दिमाग लगाओ अपना, क्योंकि जो पेपर आने वाला है ना, वो भी क्रिटिकल थिंकिंग पे ही आने वाला है। तो जब तक आप इसको कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तब तक काम नहीं होगा। अब देखो की कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिया स्टडीज़। सबसे पहले देखो ट्रेडिशनल। द टर्म ट्रेडिशनल इन द कॉन्टेक्स्ट इज यूज टू डिस्क्राइब प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज एंड द इंटर रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन है। अब ट्रेडिशनल सोसाइटी देखो, ये ट्रेडिशनल सोसाइटी जो थी ना, वो कम्युनिटी बेस्ड थी। क्या थी, कम्युनिटी बेस्ड। ये एग्जिस्ट करती थी एक स्पेसिफिक जोग्राफिक स्पेस के अंदर, और ये सिंबलाइज होती थी शेयर ट्रेडिशन से, कल्चर से, वैल्यू से और लैंग्वेज से। इसको डोनेट नहीं, इसको डिनोट किया जाता था बाय लैक ऑफ इंडिविजुअल प्राइवेसी। लैक बोला है, कमी। अगर ट्रेडिशनल सोसाइटी ऑफ कम्युनिटी बेस्ड है, उसमें कुछ प्रिवेसी नाम की चीज़ें होती थी, उसमें सोशल गुड होता था। जैसे आप छोटे से गांव को सोच लो, ठीक है, जहाँ पर हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जानता है। किसी छोटे गांव में जाओ, या कहीं पर भी गांव में जाओ, अपने खुद के गांव में चले जाओ, इंटीरियर रिमोट एरिया में, वहाँ सबको पता होगा कि आप कौन है, आपके पिताजी कौन है, माताजी कौन है, परिवार में कितने लोग हैं, एवरीथिंग दे विल नो। व्हाई? बिकॉज इट इज़ अ ट्रेडिशनल सोसाइटी। एंड ट्रेडिशनल कल्चर क्या होता है, कल्चरल वैल्यूज़ एंड आइडिया दैट आर शेयर्ड बाय द कम्युनिटी। और जो एक समाज होता है, जो कम्युनिटी होती है, वो कौन कौन से वैल्यू आइडिया शेयर करते से हम बोलते हैं ट्रेडिशनल कल्चर। और ये अच्छा ही होता है, ट्रेडिशनल सोसाइटी, ट्रेडिशनल कल्चर, एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट कल्चर, एंशिएंट सोसाइटी, इन ये सब हमारे संस्कृति में है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, मास अंटिल अ सेंचुरी अगो, 100 साल से पहले मीडिया जो था, अंटिल अ सेंचुरी अगो मीडिया वॉज एलीट इन नेचर। मीडिया बहुत एलीट था। एलीट मतलब बिल्कुल एलीट, हाई फाई, सोफिस्टिकेटेड। बहुत कम लोगों के पास इसका एक्सेस था, ठीक है। पब्लिश्ड मटेरियल जो था वो बहुत छोटे समूह के लिए था, जो पढ़ने वाले थे, जो साक्षर थे, जो लिटरेट थे, क्योंकि आधे यहाँ जनता तो असाक्षर थी, इलिटरेट। द पब्लिशर्स वर अमंग द एलीट एज वर द रीडर्स। तो जितने एलीट पब्लिशर थे, छापने वाले, क्या छापने वाले, किताबें, या सॉरी किताबें नहीं, सॉरी हाँ, प्रिंट मीडिया भी, टीवी में शोज़ भी, और ये सब भी, ये लोग भी एलीट थे, और ये रीडर भी एलीट थे। लेकिन फिर क्या हुआ, आगे कहानी देखो। मीडिया पेनेट्रेशन को बढ़ना था, ठीक है, क्योंकि हमें तो डिस्ट्रक्शन हो रहा था ना, मास लिटरेसी। ये जो पब्लिशर थे, इनका प्रॉफिट कैसे होगा, पैसे कैसे बनाएंगे। अगर आप सिर्फ एलीट लोगों को चीज़ें बेचेंगे तो थोड़ी ना आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपको गरीबों को और थोड़ा सा कम पढ़े लिखे वालों को भी टारगेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा, द ऑल परवेजिव प्रेजेंस ऑफ प्रिंट मीडिया वॉज पॉसिबल सिंस ओनली आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी। जब अखबार छपने शुरू हुए, व्हेन एजुकेशन बिकेम कंपलसरी, जब शिक्षा कंपलसरी हो गई, मीडिया ऑनर ने बोला दैट देयर वॉज मोर प्रॉफिट टू बी मेड फ्रॉम अट्रैक्टिंग द न्यूली एजुकेटेड। तो मीडिया के जो ओनर थे, ये जो कॉन्ग्लोमरेट्स के ओनर्स थे, इन्होंने बोला कि हमें तो और प्रॉफिट चाहिए, हम ये एलिट लोगों को अखबार बेच के क्या हमें मुनाफा होगा, हमें क्या चाहिए, न्यूली एजुकेटेड, नए नए जो पढ़े लिखे लोअर क्लास है, हम उनको भी टारगेट करना चाहते हैं। हम इन एलिट को ज़्यादा टारगेट नहीं करना चाहते, क्योंकि इनका जो नंबर है बहुत फ्यू है, बहुत कम लोग हैं यार, ये इससे मेरा प्रॉफिट नहीं होगा। द पब्लिशर दैट अपील टू दिस ऑडियंस एज अपोज टू द एलिट ऑडियंस वर कॉल्ड मास मीडिया। अब ये जो नई ऑडियंस निकल करके आई, जो थोड़ी सी लोअर क्लास न्यूली एजुकेटेड थी, इसे बोलते हैं मास मीडिया। एंड द ऑडियंसेस वर कॉल्ड मास ऑडियंसेस, और इसे बोला जाता था मास ऑडियंसेस। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। मास ऑडियंस, बोथ टर्म्स वर यूज्ड इन अ डेरोगेटरी मैनर। अब ये कोई बहुत पॉजिटिव और बहुत इज्जत वाली बात नहीं थी, ये मास ऑडियंसेस, ठीक है, क्योंकि इसको बोला जा रहा है न्यूली एजुकेटेड लोअर क्लास। द टर्म मास हैड नेगेटिव कॉनोटेशंस। तो यहाँ पे बोला है कि जो टर्म था ना मास, इसके नेगेटिव कॉनोटेशन है। कॉनोटेशन मतलब अंडरलाइंग मीनिंग, जहाँ वो हिंट कर रहा है। मास वॉज परसीव्ड एज अ मल्टीट्यूड्स ऑफ कॉमन पीपल हु वर, कॉमन मतलब आम जनता, आम आदमी,
हु वर मोस्टली अनएजुकेटेड, जो अनपढ़ थे, इग्नोरेंट थे, और पोटेंशियली मतलब लॉजिकली या सीमिंगली इरेशनल थे, ना रैशनल है, अनरूली थे, बिल्कुल मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, हिंदी में वर्ड भी नहीं बोल सकते, एंड इवन वायलेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ मास इन्वॉल्व मतलब लार्ज एग्रीगेट अनडिफरेंशिएटेड मेनली विद अ नेगेटिव इमेज लैकिंग ऑर्डर। मतलब हम यहाँ पर मास को ये लोग कहते थे कि ऐसे लोग जो उनकी नेगेटिव इमेज है, जो लैक कर रहे हैं ऑर्डर, ना उनको ऑर्डर आता है, ना उनको ऑर्गेनाइजेशन आता है, ठीक है। और ये रिफ्लेक्टिव है किसके, मास सोसाइटी के। तो क्लियर हुआ नेगेटिव कॉनोटेशन कैसे आया, समझ में आई बात ये। तो ये बहुत पहले इज्जत वाली बात नहीं थी, पहले इसका नेगेटिव कॉनोटेशन था बच्चों, क्लियर है। अब देखो आगे, मास सोसाइटी। मास सोसाइटी क्या थी, ऐसी सोसाइटी जिसमें मास कल्चर चलता था, लार्ज स्केल इम्पर्सनल सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। गिवन दैट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मॉडर्न सोसाइटी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ मास सोसाइटी कैन बी थॉट ऑफ एज एन आइडियल टाइप, बट इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। पर ये रियलिटी में आइडियल वाला मास सोसाइटी होता नहीं है। द टर्म इज डिजाइन टू ड्रॉ अटेंशन टू द वे इन विच लाइफ इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज विद ग्रेट स्पेशलाइजेशन इन रैशनलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस कैन बिकम क्लाउडेड इन एनोनिमिटी, गुमशुदगी में, एंड इम्पर्सनैलिटी, एंड फेल टू सपोर्ट एडिक्वेट बॉन्ड्स बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है इतनी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन से कि आप ये समझ लीजिए कि मास सोसाइटी जो है वो बहुत बड़ी सोसाइटी है, लार्ज स्केल सोसाइटी है, इम्पर्सनल सोशल इंस्टीट्यूशंस वाली सोसाइटी है, लेकिन वो उसको भी आप पूरी तरीके से होमोजेनियस नहीं मान सकते, उसमें भी अलग अलग तरीके के लोग हैं विद ग्रेट स्पेशलाइजेशन, ठीक है, एंड देयर आर रैशनलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो विच आर प्रेजेंट। तो इसमें जो एडिक्वेट बॉन्ड सपोर्ट करना है या इस्टेब्लिश करना है वो डिफिकल्ट हो जाता है इंडिविजुअल और कम्युनिटी के बीच में, ये बताना चाह रहा है। अब देखो मास कल्चर क्या होता है। मास कल्चर इज सेट ऑफ कल्चरल वैल्यूज, आइडियाज, फॉर्म्स ऑफ अ प्रैक्टिस दैट अराइज फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ पॉपुलेशन टू द सेम कल्चरल एक्टिविटी। एक ही तरह की कल्चरल एक्टिविटी, कम्युनिकेशन, मीडिया, म्यूजिक, आर्ट, तो आप एक्सपोज करते रहोगे एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन को, बन जाएगा मास कल्चर। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, शादी से 1-2 दिन पहले जो संगीत का कार्यक्रम हमारे यहाँ इंडिया में होता है, नॉर्थ इंडियन कल्चर में होता है, स्पेशली पंजाबी कल्चर में होता है, तो उसमें क्या होता है, वुमेन का फेस्टिवल होता है, जिसमें यंग गर्ल जो है, जो जिसकी शादी होनी होती है, उससे पहले उसका संगीत कराया जाता है, संगीत का प्रोग्राम होता है। तो ये कल्चर है, मास कल्चर है, पूरे नॉर्थ इंडिया में चल रहा है, तो चल रहा है। मास कल्चर डिपिक्शन ऑफ द वेडिंग संगीत हैज़ नाउ टर्न्ड इनटू एन ऑल इंडिया फिनोमिना। अभी जो मास कल्चर पहले जो ये नॉर्थ इंडिया में चलता था, अभी ऑल इंडिया, अभी पूरे भारत में होता है, वेयर पीपल ऑफ बोथ जेंडर्स पार्टिसिपेट। अब इसमें जेंडर्स मतलब मेल्स भी होंगे, फीमेल भी होंगे। पहले ये लेडी संगीत कहा जाता था, लेडी संगीत, उसमें भी लेडीज़ ही आती थी। अब ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे मिक्स हो गया, तो इसमें लेडी संगीत में अब मेन भी आने लग गए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मास कल्चर है। Mass culture becomes possible with modern communication and electronic media. Mass culture is transmitted to individuals rather than arising from people's daily interactions. Transmit मतलब ये एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होता है, ठीक है, कोई अराइज नहीं हो रहा कहीं से। Therefore lacks the distinctive content of cultures rooted in community and region. तो आप ये नहीं कह सकते कि mass culture is equal to your डिस्टिंक्टिव कल्चर, ठीक है। मास कल्चर फॉस्टर द व्यू ऑफ द व्यूअर एज अ कंज्यूमर एंड एज एन इंडिविजुअल। मास कल्चर क्या करता है, व्यूअर का व्यू फॉस्टर करता है और कंज्यूमर का व्यू भी फॉस्टर करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया सब, ये सर नो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन फोक एंड मास कल्चर। अब ये क्या चीज़ है, फोक एंड मास कल्चर का क्या डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने ग्रास रूट पे लिखा हुआ था कुछ। फोक कल्चर ग्रू फ्रॉम द ग्रास रूट्स। ग्रास रूट्स मतलब, ग्रास मतलब घास, रूट मतलब जड़, ठीक है, जड़ मतलब ज़मीनी, ग्राउंडेड। तो फोक कल्चर बिल्कुल ही ग्रास रूट से, मतलब बिल्कुल हमारे बेसिक कल्चर से निकला हुआ चीज़ है। स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन है पीपल का, शेयर्ड बाय देमसेल्व्स प्रेफरेबली इन देयर ओन कम्युनिटीज टू सूट देयर ओन नीड्स। अब हम इंडिया में किसी भी स्टेट में जाएंगे तो उसका अपना फोक कल्चर होगा, उनके अपने गाने होते हैं, ठीक है, उनके अपना म्यूजिक, अपना खान पान होता है, हर स्टेट का होता है, हर राज्य का अपना होता है। आप लोग भी अलग अलग फैमिलीज से हो, अलग अलग कम्युनिटीज से हो, तो आप लोगों के अपने अपने कल्चर है अपने घर में, हमारे भी अपने कल्चर है अपने घर में। तो ये सब क्या है, फोक कल्चर चल रहा है। मास कल्चर इज इम्पोज फ्रॉम, मास कल्चर इम्पोज किया जा सकता है, इट इज़ फैब्रिकेटेड, बनाया जाता है बाई टेक्नीशियंस हायर्ड बाई बिजनेसमैन। इट्स ऑडियंसेज आर पैसिव कंज्यूमर्स, देयर पार्टिसिपेशन इज लिमिटेड टू द चॉइस बिटवीन बाइंग एंड नॉट बाइंग। पार्टिसिपेशन इतना लिमिटेड होता है कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है। इट इज़ अ डिबेस्ड ट्रिवियल कल्चर दैट वॉइड्स बिटवीन द डीप रियलिटीज़, ठीक है। ये डेफिनेशन दे रखी है इस किताब से, मैकडोनल्ड 1957 की इंट्रोडक्शन द डेंजर्स ऑफ मास कल्चर। किसके बीच में, किसकी डेफिनेशन है ये, फोक और मास कल्चर का डिफरेंस। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आएगा, कमेंट सेक्शन ओपन है तुम लोगों के लिए, जो सेंटेंस ना समझ में आए मेरे को क्लियर बता देना। मास मीडिया टेक्नोलॉजीज। अब ये देखो इस पैराग्राफ में क्या चीज़ है, इस पैराग्राफ में थोड़े एग्जाम्पल ही दे रखे हैं, इसमें कुछ खास डेफिनेशन है नहीं, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल मोड एंड मास कम्युनिकेशन, डिफरेंस क्या है,
लेटर मतलब पीछे वाला, ये मास कम्युनिकेशन अलाउज द सेम मैसेज टू बी डिलीवर्ड टू अ लार्ज मास ऑफ पीपल ऑडियंस साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ। मॉडर्न वर्ल्ड में स्केल एंड ऑपरेशंस ऑफ द मास मीडिया में वेरी। फॉर इंस्टेंस मॉडर्न वर्ल्ड में जो मास मीडिया का जो स्केल है ना, या मास मीडिया का जो ऑपरेशंस है, वो अलग अलग वेरी कर सकता है। जैसे कुछ लोग जो है ना फिल्म देखते हैं, वो विलेज टेंट में भी देखते हैं, गांव में जहाँ पे सिनेमा हॉल पीवीआर तो हर जगह नहीं होता ना बच्चों, और ना मूवेबल स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन भी हो सकता है। और कुछ लोग हमारे जैसे दिल्ली मुंबई बैंगलोर वाले, हम सब मल्टीप्लेक्स चले जाते हैं उठ के सीधा, है ना। और कुछ लोग अपने घर में बैठ के देखते हैं टीवी प्लाज्मा स्क्रीन पे, या हमारे घर में जो भी टीवी होते हैं एलईडी वगैरह उस पर देखते हैं। येट अदर ऑन कम्युनिटी टीवी, और कुछ कम्युनिटी टीवी सेट भी होते हैं, जो कम्युनिटी टीवी सेट आते हैं अलग से, ठीक है, जिसमें पूरी कम्युनिटी बैठ के देखती है टीवी, एक ही टीवी होता है। Yet there are certain basic core attributes to mass media. They derive from technologies of mass reproduction and distribution and certain forms of organization. Movie that you watch in a theater, अब यहाँ पे फिर दोबारा उदाहरण दिया है। पिक्चर जो तुम थिएटर में मुंबई में देखते हो, वो सेम तुम देखते हो कहाँ, दिल्ली में, ठीक है। ये क्योंकि क्या हो रहा है, ये मास कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। टीवी सीरियल जो है ओटीटी में आप जो चल रहा है, नेटफ्लिक्स जो यहाँ चल रहा है, दिल्ली में वो चल रहा है, बैंगलोर में वो चल रहा है, चेन्नई वो चल रहा है, आंध्रा में, सब कुछ सेम चल रहा है। पोटेंशियल ऑडियंसेस आर व्यूड एज लार्ज एग्रीगेट्स। एग्रीगेट जैसे नंबर बोलते हैं ना कि आपके 12th में कितने एग्रीगेट मार्क्स है, 11th में कितना है। पोटेंशियल ऑडियंस को क्या देखा जाता है, लार्ज एग्रीगेट दिया जाता है। मोर और लेस एनोनिमस कंज्यूमर। एनोनिमस मतलब इसको हम जानते नहीं है, नाम वाम पता नहीं होता हमें कौन है कंज्यूमर, मतलब कौन देख रहा है टीवी, हमें क्या पता। अब जैसे ओटीटी पे जो शो आ रहा है, हमें क्या पता कौन देख रहा है एग्जैक्टली, डेमोग्राफिक थोड़ा पता होगा पूरा। And the relationship between the sender and the receiver is influenced by this fact. For example, two people watching the same show, they're in Nasik and Gurgaon. नासिक का है महाराष्ट्र में, गुड़गांव का है हरियाणा में, don't necessarily have any connection with each other. अब इसमें ये बताना चाह रहा है कि जो मास कम्युनिकेशन चल रहा है ना, उसके जो कंज्यूमर है, जरूरी नहीं है वो कंज्यूमर आपस में भी एक दूसरे से कनेक्टेड हो। वो कंज्यूमर कहीं पर भी बैठे हो सकते हैं, वो वाइड स्प्रेड होते हैं, डाइवर्स होते हैं एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। The sender is often the organization itself or a professional communicator, as almost all shows, film and news are produced by the companies of professionally trained media practitioners. ठीक है। It may also be the voice of the proprietor. ये जो सेंडर है, ये आवाज़ किसकी हो सकती है, एडवर्टाइज़र की, पॉलिटिशियन की, रिलीजियस लीडर की, एनजीओ की, जिसका अपना कोई एजेंडा हो। अगर किसी का कोई अपना एजेंडा है तो वो अपना नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ भी चला सकता है ना, या हॉटस्टार पे कोई अपनी एक नई ब्रांड न्यू सीरीज चला सकता है, ठीक है। अगर किसी के पास पावर हो, किसी के पास बहुत ज़्यादा एक्सेस हो, ठीक है। मास ऑडियंस के बारे में हमें पढ़ना है हर्बर्ट ब्लूमर नाम के एक व्यक्ति। हर्बर्ट ब्लूमर जो है 1939 में उन्होंने डिफाइन किया मास को, कैसे, अ न्यू टाइप ऑफ सोशल फॉर्मेशन इन मॉडर्न सोसाइटी। जो हमारा आधुनिक समाज है ना, उसमें नए तरीके का सोशल फॉर्मेशन बोला हर्बर्ट ब्लूमर ने, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे हर्बर्ट। बाय कॉन्ट्रास्टिंग, उससे कंपेयर किया उसको किससे, दूसरे फॉर्मेशंस के साथ। ग्रुप, क्राउड, पब्लिक, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, GCP, ग्रुप, क्राउड, पब्लिक। तो हर्बर्ट ब्लूमर का अगर गलती से क्वेश्चन आया पेपर में, तो आप लोगों को 3 वर्ड जरूर लिख के आने पेपर में, ग्रुप, क्राउड, पब्लिक और हर्बर्ट ब्लूमर 1939, ठीक है। इसमें ग्रुप, क्राउड और पब्लिक को समझाया गया। ग्रुप क्या होता है, ग्रुप आर स्मॉल एज मोस्ट पीपल नो ईच अदर। ग्रुप्स जो होते हैं ना, वो छोटे छोटे होते हैं, समूह, छोटे समूह। दे शेयर्स कॉमन वैल्यूज एंड बिलीफ इन सर्टेन स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप दैट इज स्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब छोटे समूह, उनका अपना जो बिलीफ सिस्टम है, रिलेशनशिप है, जो उनकी कॉमन वैल्यूज़ हैं, वो स्टेबल रहती हैं, ज़्यादा इतनी ज़्यादा मतलब वॉलेटाइल नहीं होती, चेंज नहीं होती। द ग्रुप्स इंटरेक्ट विद ईच अदर टू अचीव प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। क्राउड क्या होता है, क्राउड ग्रुप से, समूह से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन है क्या, ऑब्जर्वेबल बाउंड्रीज हैं पर्टिकुलर स्पेस में। ये भी टेम्परेरी होता है और सेल्डम रीअसेंबल। ये मतलब सेल्डम मतलब बहुत रेयर होता है कि सेम क्राउड दोबारा से इकट्ठा हो जाए। हमेशा क्राउड बदलता है, क्राउड ग्रुप से तो बड़ा होगा लेकिन हमेशा क्राउड बदलता है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो लोग हैं, वो बदलते रहेंगे। जैसे ग्रुप में, समूह में ज़रूरी नहीं है ना कि पार्टिसिपेंट्स ही बदलें, लेकिन क्राउड में बदल जाएगा। ज़रूरी नहीं है क्राउड में सेम कॉम्पोजिशन रहे। इट एग्जिबिट्स अ हाई डिग्री ऑफ आइडेंटिटी एंड शेयर द सेम मूड। क्राउड का मूड सेम हो सकता है, लेकिन क्राउड का ज़रूरी नहीं कि स्ट्रक्चर भी सेम हो। क्राउड का ज़रूरी नहीं कि मॉरल कॉम्पोजिशन भी सेम हो। क्राउड का ज़रूरी नहीं है कि सोशल कॉम्पोजिशन भी सेम हो। जैसे इतने सारे मूवमेंट्स होते हैं, अभी रिसेंटली यूरोप में मूवमेंट्स हो रहे थे कितने, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्राउड इकट्ठे हुए थे। ज़रूरी नहीं है ना उस क्राउड के अंदर सारे ही लोग उस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इट कैन एक्ट बट इट्स एक्शंस आर ऑफन सीन टू हैव एन इफेक्टिव इमोशनल एंड ऑफन इरेशनल कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल द क्राउड। अब ये कह रहा है कि क्राउड का जो एटीट्यूड होता है ना, क्राउड का जो नेचर होता है, वो इफेक्टिव हो सकता है। इफेक्टिव, ये इफेक्टिव नहीं है, ई वाला नहीं है, ए वाला है। इफेक्टिव मतलब मूड से जुड़ा हुआ, फीलिंग से जुड़ा हुआ, इमोशनल हो सकता है, ठीक है। आपको
करना है, विरोध करना है, आपको जाना है, मोर्चा करना है, तो आप पहुंच जाओगे। आप पढ़े लिखे हो नहीं हो, आपको टॉपिक के बारे में पता है नहीं पता है, आप बस खड़े हो जाओगे कि हाँ भैया मुझे तो सपोर्ट करना है, ठीक है। तो और ऑफन इरेशनल, ये इरेशनल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है क्राउड में जो लोग खड़े हो सारे बहुत ज़्यादा लॉजिकल एंड रैशनल हो सकता है वो सिर्फ भीड़ में रहने के लिए खड़े हैं, ठीक है। पब्लिक इज़ रिलेटिवली लार्ज, जो पब्लिक होती है वो रिलेटिवली बड़ी होती है, वाइडली डिस्पर्स होती है, बहुत दूर दूर तक फैली होती है और एंड्योरिंग होती है। ये किसी इशू या कॉज के अराउंड होती है पब्लिक, ठीक है। ये किसी इंटरेस्ट या ओपिनियन में इंटरेस्टेड होती है और इनको पॉलिटिकल चेंज में भी इंटरेस्ट होता है। ये एक एसेंशियल पार्ट है डेमोक्रेटिक सोसाइटी का। फॉर एग्जाम्पल द पब्लिक दैट केम टुगेदर टू कैंपेन फॉर जस्टिस फॉर जैसिका लाल। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है जैसिका लाल केस का। जब जैसिका लाल केस का कैंपेन हुआ था तो जो पब्लिक थी वो वाइडली इंटरेस्टेड थी इन दैट कॉमन केसेस, ठीक है। तो अगर हर्बर्ट ब्लूमर का क्वेश्चन आया तो बच्चों ग्रुप, क्राउड और पब्लिक के बारे में एक्सप्लेन करके आ जाना पेपर में। एंड फाइनली द मास ऑडियंस इज वाइडली डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स मतलब हर जगह फैली हुई है, स्कैटर्ड है। इट्स मेंबर्स आर नॉट नोन टू ईच अदर और इवन टू दोज हु ब्रॉट द ऑडियंस इनटू एग्जिस्टेंस। ये जो मास ऑडियंस है इनके मेंबर को खुद भी नहीं पता है कि बगल में जो बैठा है वो कौन है, उन्हें नहीं पता है। इवन टू दोज हु ब्रॉट द ऑडियंस इनटू एग्जिस्टेंस, और जिसकी वजह से ऑडियंस एग्जिस्टेंस में आई वो भी नहीं जानते कि किसकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं। It lacks self-awareness and self-identity and is incapable of acting together in an organized way to secure objectives. Yeah, because it's acting more like a crowd, correct? It is marked by shifting composition with changing boundaries. It does not act for itself but is acted upon. ठीक है, यहाँ पे लिखा है it is subject to manipulation. आप मास ऑडियंस को मैनिपुलेट कर सकते हो जी, ठीक है। इट इज़ हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस मतलब होमोजीनस, हेट्रोजीनस कंपाउंड पढ़ा है केमिस्ट्री में। हेट्रोजीनस मतलब अलग अलग, कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर फ्रॉम ऑल सोशल स्टेटा। अलग अलग सोशल स्टेटा से लोग आते हैं, अलग अलग डेमोग्राफी से लोग आते हैं। डेमोग्राफी मतलब एज क्या है, जेंडर क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, इनकम क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। बट इट इज़ ऑल्सो होमोजीनियस इन इट्स चॉइस। तो बोलता है कि मास ऑडियंस होमोजीनियस भी है और हेट्रोजीनियस भी है, दोनों चीज़ें। तो ठीक है, हम भी कहते हैं ठीक है। अब नेक्स्ट देखो ऑडियंस थ्योरी। अब यहाँ पे आती है थ्योरी की कहानी। ये थ्योरियाँ सारी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें ऑडियंस थ्योरी पढ़नी है, फिर हमें हाइपोडर्मिक थ्योरी, मैजिक बुलेट थ्योरी पढ़नी है और लास्ट में पढ़नी है द टू स्टेप मॉडल। बस ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई, पढ़ेंगे एक एक करके। ऑडियंस थ्योरी बोलता है व्हेन वी स्टडी द मीडिया, जब हम मीडिया को पढ़ते हैं, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द थियोरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट्स। हमें मीडिया के थियोरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट को समझना बहुत जरूरी है। अब एक कॉन्स्ट्रक्ट लिखा है बेटा, यहाँ पे कंसेप्ट नहीं लिखा है। कंसेप्ट और कंस्ट्रक्ट में डिफरेंस होता है। कंस्ट्रक्ट मतलब जो मैन्युफैक्चर किया जाता है, खुद से बनाया जा रहा है। दैट अंडरपिन द डिसिप्लिन। अंडरपिन मतलब स्ट्रेंथन करता है डिसिप्लिन को। मतलब ये तो पक्की बात है कि मीडिया जो है वो एक कंस्ट्रक्ट है, और ये पक्की बात है कि मीडिया स्ट्रेंथन करता है, ये कंस्ट्रक्ट जो है वो स्ट्रेंथन करता है मीडिया डिसिप्लिन को। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैसेजेस मैन्युफैक्चर नहीं होते, सब कुछ बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। मोस्ट ऑफ दिस डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ मीडिया कम्युनिकेशन ऑन ऑडियंसेस, ठीक है। वाइल वी मे नेवर बी कॉल्ड अपॉन टू सेल अ शो और मेक अ फिल्म। मतलब हमें जरूरी नहीं हमें बुलाया जाएगा पिक्चर बनाओ या शो को सेल करो। ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरीज, अंडरस्टैंडिंग देम, अगर हम इन थ्योरीज को समझ जाएं और इन्हें अप्रिशिएट करें, ठीक है, सराहें, वुड इनेबल अस टू मेक अ बेटर शो और बेटर फिल्म। तो एज मीडिया प्रैक्टिशनर्स आप बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको आके बोला जाएगा कि फिल्म बेचो या शो को बेचो, लेकिन आपको ये समझ बनाना ज़रूरी है कि ये थ्योरीज होती क्या हैं, ताकि आप कल को जाके अगर आप खुद से फिल्म बनाएंगे तो आप एक अच्छी फिल्म बना पाएंगे, बेहतर फिल्म बना पाएंगे। द रीज़न वी स्टडी द मीडिया इन क्लोज डिटेल इज़ बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट इट हैज़ ऑन ऑडियंसेस। हम मीडिया को डिटेल में पढ़ते ही इसलिए हैं क्योंकि उसका कुछ इम्पैक्ट होता है ऑडियंस के ऊपर, ठीक है। Therefore, it is hardly surprising that the early theories looked at how media impacts or affects audiences. इन थ्योरीज को बोलते हैं मीडिया इफेक्ट थ्योरीज और ऑडियंस थ्योरीज। दीज थ्योरीज सीक टू अंडरस्टैंड हाउ ऑडियंसेस रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू द मीडिया मैसेजेस। तो ये जो मीडिया इफेक्ट थ्योरीज होती हैं या आप इसे ऑडियंस थ्योरी भी कह सकते हो, इससे हमें समझ में आता है, इन थ्योरी से समझ में आता है कि ऑडियंस कैसे रिस्पॉन्ड करती है, कैसे रिएक्ट करती है मीडिया के मैसेजेस के लिए। सबसे पहले थ्योरी आती है हाइपोडर्मिक थ्योरी, मैजिक बुलेट। हाइपोडर्मिक मैजिक बुलेट, ये नाम तो याद करना पड़ेगा, और लिखा हुआ मतलब ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो। वन ऑफ द फर्स्ट मेजर थ्योरी ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया ऑन ऑडियंस वो द हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी और द मैजिक बुलेट थ्योरी। सबसे पहली थ्योरी थी, 1920s में पोस्टुलेट की गई थी। दिस थ्योरी बिलीव्ड दैट द मीडिया वाज ऑल पावरफुल। ये बोलती थी मैजिक बुलेट कि मीडिया भाई बहुत ताकतवर चीज़ है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है ऑडियंस के ऊपर एक मैजिक बुलेट की तरह। मतलब हमने जो लॉन्च कर दिया मीडिया के थ्रू, जो मैसेज हमने भेज दिया, वो सीधा ऑडियंस के दिमाग के अंदर जाएगा और बिल्कुल सेट हो जाएगा कि हाँ मुझे यही प्रोडक्ट खरीदना है। इसका मतलब ये है, अकॉर्डिंग टू दीज मीडिया इफेक्ट्स थ्योरीज व्यूअर्स आर पैसिव। पैसिव मतलब वो खुद से खोजबीन नहीं करते, उन्हें जो परोसोगे वो एक्सेप्ट कर लेगा।
दे आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय व्हाट दे कंज्यूम इन द मीडिया। उनको जो दिखाया जाएगा मान लेंगे। हमारे जैसे नहीं, हमें कुछ भी दिखाओ हम मान लेंगे क्या? आप जैसे बच्चे जो, आप नए जनरेशन के बच्चे हो, आपको जो सिखाएंगे आप मान जाओगे? आप तो खुद रिसर्च करते हो ना कि ये कौन सा चैनल अच्छा है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है। दे एक्सेप्ट द मैसेज दैट दे रीड हियर और सी विदाउट कंसिडरिंग वेदर द मैसेज हैज एनी मेरिट और नॉट। यहाँ पर पैसिव ऑडियंस की डेफिनेशन दी गई है कि पैसिव ऑडियंस जो होते हैं ना, जो व्यूअर पैसिव होते हैं, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं जो उन्होंने पढ़ा, जो उन्होंने सुना, जो उन्होंने देखा। वो ये नहीं देखते कि इस मैसेज की मेरिट क्या है, मतलब इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। इन अदर वर्ड्स, मीडिया कंटेंट इज शॉट एट द ऑडियंस लाइक अ मैजिक बुलेट एंड इट डायरेक्टली पेनिट्रेट्स द व्यूअर्स माइंड। सीधा माइंड के अंदर पेनिट्रेट करता है और माइंड को बदल देता है। इस थ्योरी के बिलीवर सपोर्टर कहते थे कि मीडिया पब्लिक ओपिनियन को शेप करेगा और मासेस को परसुएट कर सकता है किसी भी हद तक। In this way, messages strike all members of the audience equally, causing to think in a uniform fashion. अब ये बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है, एक मैसेज सारे लोगों को अलग अलग डेमोग्राफी में भी यूनिफॉर्म फैशन में कैसे स्ट्राइक कर सकता है? ये तो सोचने वाली बात है ना, तो अपने आप में लिमिटेशन हो गई ना मैजिक बुलेट थ्योरी की। फिर आया हैरल्ड लासवेल ने बोला कि ठीक है, ये बात मैं मानता हूँ। और उसने 1927 में बोला कि मास मीडिया कुड इन्फ्लुएंस एंड स्वे पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, डायरेक्ट तरीके से बना सकता है भाई पब्लिक ओपिनियन, उसमें कोई दो राय नहीं है। ही रोट, उसने लिखा, किसने लिखा? हैरल्ड लासवेल ने, कि प्रोपागेंडा इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंटैलिटीज इन द मॉडर्न वर्ल्ड। उसने बोला प्रोपागेंडा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पावरफुल ताकतवर इंस्ट्रूमेंट है मॉडर्न वर्ल्ड में, प्रोपागेंडा, जिससे कि आप वेल्ड कर सकते हो। वेल्डर होता है ना, वेल्ड, जोड़ सकते हो। बहुत सारे मिलियंस ऑफ ह्यूमन बींग्स को आप जोड़ सकते हो एक एमैलगेमेटेड मास ऑफ हेट में एंड विल एंड होप में। मतलब आप एमैलगेमेटेड मास पॉजिटिविटी का भी क्रिएट कर सकते हो और नेगेटिविटी का भी क्रिएट कर सकते हो किसी भी एक मुद्दे पर। किसकी मदद से? प्रोपागेंडा की मदद से। तो ये हैरल्ड लासवेल बोल के गया था। प्रोपागेंडा क्या होता है? इट इज़ द मैनिपुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट कर दो प्रोपागेंडा के थ्रू मास मीडिया मैसेजेस विद द पर्पस ऑफ गेटिंग देम बैक टू सर्टेन पब्लिक कॉज। क्योंकि आप चाहते हो कि वो कुछ स्पेसिफिक काम करें, तो आप प्रोपागेंडा फैलाओगे, प्रोपागेंडा करोगे। इन अ वे द रोल प्लेड बाय प्रोपागेंडा इन सोवियत यूनियन। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं सोवियत यूनियन के, नाजीज के। तो सोवियत यूनियन ने प्रोपागेंडा किया था टू गेन एक्सेप्टेंस फॉर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एज वेल एज इन नाजी जर्मनी ऑल्सो फ्रॉम 1933 ऑनवर्ड। नाजी जर्मनी में क्या हुआ था? सीम टू सजेस्ट दैट द मैजिक बुलेट थ्योरी वॉज एक्यूरेट। उनको भी लगता था मैजिक बुलेट थ्योरी एक्यूरेट है। जॉर्ज ऑरवेल की बात की गई है 1984 बुक में। जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं हाउ अ फ्यूचर डिक्टेटरशिप वुड यूज़ प्रोपागेंडा टू कंट्रोल इट्स पीपल। मतलब जॉर्ज ऑरवेल ने बोला कि इस प्रोपागेंडा नाम की चीज़ को डिक्टेटर्स यूज़ कर सकते हैं अपने लोगों को कंट्रोल करने के लिए। इस थीम को रिविजिट किया गया था एक ग्राफिक नॉवल वी फॉर वेंडेटा। इस पर पिक्चर भी बनी हुई है शायद, वी फॉर वेंडेटा। प्रोपागेंडा इज अ टर्म दैट इज यूज फेयरली फ्रीक्वेंटली इन द डिस्कशन ऑफ द मीडिया। प्रोपागेंडा वर्ड बहुत बार यूज़ होगा बच्चों, आप जैसे जैसे मास मीडिया में जाओगे आपको पता चलेगा। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द कंटेंट दैट ट्राइज टू पोर्ट्रे एन आइडियोलॉजी। प्रोपागेंडा मतलब आइडियोलॉजी, ठीक है। In doing so tries to portray all other viewpoints as being unacceptable, evil in nature. प्रोपागेंडा कहता है कि इस आइडियोलॉजी को मानो, ये नहीं मानोगे तो बाकी सारी चीज़ें ईविल हैं, बाकी सारी चीज़ें अनएक्सेप्टेबल हैं। इतने एक्सट्रीम तक लेके जाता है। प्रोपागेंडा इज सीन टू मीन अ पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज बायस टुवर्ड्स वन एजेंडा। प्रोपागेंडा हमेशा सपोर्ट करेगा एक एजेंडा को। पेन भी गिर गया मेरा। एंड द टर्म इट सेल्फ हैज़ नेगेटिव कॉनोटेशंस। तो ये प्रोपागेंडा जो वर्ड है ये अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड है विथ नेगेटिव कॉनोटेशंस। अब प्रोपागेंडा दो तरीके के होते हैं बच्चों, एक होता है डायरेक्ट प्रोपागेंडा, एक होता है सटल प्रोपागेंडा। डायरेक्ट प्रोपागेंडा क्या होता है? ऑब्वियस भी बोलते हैं हम इसको। इसमें ऑडियंस को डायरेक्टली बताया जाता है कि क्यों एक पर्टिकुलर सरकार या कॉज बहुत अमेजिंग है। इसके लिए तुम न्यूज़ क्लिप्स यूज़ कर लो, इंटरव्यूज़ यूज़ कर लो जो कि उस कॉज में बात करें। ये डायरेक्ट प्रोपागेंडा है, सामने सामने प्रमोट कर रहे हो कि यही सही है या कितना अमेजिंग है ये। सटल प्रोपागेंडा क्या होता है? उसको आप एंटरटेनमेंट की तरह डिस्गाइज कर दो, छुपा के, कवर्ट एडवर्टाइजिंग। इन दिस मोड यू विल सी दोज दैट द प्रोपागेंडा सीक्स टू डिराइड बीइंग प्रेजेंटेड एज डीमोनाइज कैरेक्टर्स विद नो रिडीमिंग क्वालिटीज। सटल प्रोपागेंडा भी कर सकते हो। अब आ जाता है नेक्स्ट मॉडल, टू स्टेप मॉडल में क्या बोला? डिस्पाइट द फैक्ट दैट द मीडिया सीम्स टू इन्फ्लुएंस ऑडियंसेस इन टर्म्स ऑफ देयर ओपिनियन। मतलब डिस्पाइट द फैक्ट कि मीडिया जो है ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना चाहती है इन टर्म्स ऑफ देयर ओपिनियंस एंड एक्शंस। कुछ क्रिटिकल इश्यूज आए थे हाइपोडर्मिक और मैजिक बुलेट थ्योरी में, क्योंकि मैंने आपको बोला था लिमिटेशन है उसकी। तो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि मैजिक बुलेट थ्योरी ने सोचा कि ऑडियंस तो हमेशा पैसिव होती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। ऑडियंस को आप होमोजेनियस मत समझो, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, इवन इन नाजी जर्मनी में जहाँ पे प्रोपेगेंडा मशीनरी ने डिमोनाइज कर दिया था जूश पीपल को, डिमोनाइज कर दिया जूश पीपल दिस एंड दैट, तो क्या हुआ था? तब भी वहाँ पे जर्मन्स थे,
वहाँ पे जर्मन से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी रिस्क पे डाल के नाजी गवर्नमेंट को अपोज किया और जूस को बचाया। इसके लिए उन्होंने बोला शिंडलर्स लिस्ट, इस मूवी को देखो। द सोवियत यूनियन विच ऑल्सो इफेक्टिवली यूज्ड प्रोपेगेंडा ऑल्सो सॉ न्यूमरस वॉइसेस रेज्ड अगेंस्ट कम्युनिज्म। ठीक है, तो ये प्रोपेगेंडा में ये सब भी हो रहा है। इन अ वर्ल्ड वेयर देयर वाज ओनली वन मीडिया सोर्स, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर एक ही मीडिया सोर्स था, वहाँ पे तो आप हाइपोडर्मिक थ्योरी या मैजिक बुलेट थ्योरी को काम उससे चला सकते हो। लेकिन अब हम इस तरह की दुनिया में अब नहीं रहते हम बच्चों। नाउ द मीडिया लैंडस्केप इज डाइवर्स एंड द सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन आर डाइवर्स। अब एक यूट्यूब चैनल नहीं 10-50 है एक ही टॉपिक पे, तो आपको पता चल जाएगा कौन सही पढ़ा रहा है कौन सही नहीं पढ़ा रहा है। बिसाइड्स इंडिविजुअल्स डू नॉट मेक अप देयर माइंड प्योरली बेस्ड ऑन द मीडिया। इसके अलावा इंडिविजुअल जो हैं मतलब हम जैसे लोग, आपके जैसे बच्चे, स्टूडेंट्स, लर्नर्स, अपना जो माइंड मेकअप है प्योरली मीडिया के बेसिस पे नहीं करते, अपना दिमाग भी लगाते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, परिवार से बात करते हैं, दूसरों से बात करते हैं बिफोर मेकिंग अप देयर माइंड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव टू बाय अ न्यू व्हीकल, आपको नई गाड़ी खरीदनी है या नया मोबाइल खरीदना है, आईफोन 17, 18, 19 प्रो, तो आप सिर्फ आईफोन का ऐड देख के जाओगे? नहीं, आप लोगों से बात करोगे, अपने दोस्तों से बात करोगे, अपनी फैमिली से बात करोगे, पेरेंट्स से बात करोगे, जिसने खरीदा है उससे बात करोगे, ओपिनियन लीडर से बात करोगे, इन्फ्लुएंसर्स को देखोगे, तब जाके फैसला करोगे मुझे आईफोन लेना है कि नहीं। क्लियर है? यू विल प्रोबेबली टॉक टू अदर यूजर्स अबाउट हाउ गुड और बैड द प्रोडक्ट इज, तभी तो हम रिव्यू देते हैं ना। समझ में आ रही है? आया मज़ा पढ़ने में? अब देखो, द 2-स्टेप फ्लो थ्योरी प्रपोज्ड बाय पॉल लाजर्सफेल्ड। पॉल लाजर्सफेल्ड ने क्या किया था, ये प्रपोज की थी क्या, 2-स्टेप फ्लो थ्योरी। उसने बोला जो मीडिया के मैसेजेस हैं ना वो 2 डिस्टिंक्ट स्टेज में फ्लो करते हैं। पहला स्टेज है ओपिनियन लीडर के थ्रू। ओपिनियन लीडर नाम की कोई चीज़ है जो पॉल लाजरफील्ड ने आइडेंटिफाई कर ली थी। उसने बोला कि ओपिनियन लीडर्स जो है ना दे प्ले वेरी क्लोज अटेंशन टू द मास मीडिया एंड इट्स मैसेजेस। ये ओपिनियन लीडर बहुत ध्यान देते हैं कि मास मीडिया का मैसेज का क्या मतलब है। और ये जो ओपिनियन लीडर होते हैं ना, ये अपने इंटरप्रेशन, अपनी समझ जो है एक्चुअल मीडिया कंटेंट के रूप में पेश कर देते हैं। इन ओपिनियन लीडर को आप समझ लो इन्फ्लुएंसर की तरह। ठीक है, जो किसी भी इंपॉर्टेंट कोई नया बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, कोई नया रूल आ रहा है, कोई भी नया चेंजेस आ रहे हैं, तो सबसे पहले इन्फ्लुएंसर आते हैं समझाने के लिए। ठीक है, तो वो कौन है? ओपिनियन लीडर। सबसे पहले तो वो खुद इंटरप्रेट करते हैं, फिर वो कहते हैं अब हम आपको समझाते हैं, हम जैसे मास ऑडियंस को। समझ में आ रहा है? तो ये अब 2-स्टेप फ्लो थ्योरी हो रही है, मतलब 2 स्टेप्स में ये ट्रांसमिट हो रही है। और किसने दिया था ये? पॉल लाजर्सफेल्ड। The term personal influence was coined to refer to the process between the media's direct message and the audience's ultimate reaction to that message. ये जो पर्सनल इन्फ्लुएंस नाम का जो टर्म था वो कॉइन किया गया था एक प्रोसेस बताने के लिए बिटवीन द मीडिया का डायरेक्ट मैसेज एंड द ऑडियंस का अल्टीमेट रिएक्शन। ओपिनियन लीडर जो थे इस पर्सनल इन्फ्लुएंस को यूज़ करते थे और आज भी करते हैं लोगों के एटीट्यूड और बिहेवियर को चेंज करने में। बिल्कुल सही बात है। इस 2-स्टेप फ्लो थ्योरी ने क्या बताया? इट रिफाइंड द एबिलिटी टू प्रिडिक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया मैसेजेस ऑन ऑडियंस बिहेवियर। इसने रिफाइन किया और उसको मतलब इम्प्रूव किया, अपग्रेड किया कि हम मीडिया मैसेजेस के इन्फ्लुएंस को प्रिडिक्ट कर पाएँ। ठीक है, ऑन ऑडियंस बिहेवियर, और हम एक्सप्लेन कर पाएँ कि क्यों कोई स्पेसिफिक मीडिया कैंपेन्स जो हैं वो ऑडियंस के एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर में बदलाव नहीं ला पा रहे। ऐसे बहुत से ब्रांड्स हैं जिसमें ओपिनियन लीडर आके, जो हीरो हीरोइन है बॉलीवुड के, आके प्रमोट करते हैं, लेकिन तब भी आप उनके प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते हो, चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी हीरोइन आ जाए। तो इसका मतलब ये कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार ओपिनियन लीडर जो है वो इम्पैक्ट करे। क्लियर है? अब देखो यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन। ये दोनों जो थ्योरी है ना बच्चों, हाइपोडर्मिक थ्योरी मॉडल और 2-स्टेप फ्लो थ्योरी मॉडल, 2 ही मॉडल हैं। इन दोनों ने एज्यूम किया कि जो ऑडियंस का बल्क है वो पैसिव कंज्यूमर्स ऑफ कंटेंट एंड ओपिनियन हो सकते हैं। ठीक है, मैजिक बुलेट ने तो पूरी तरह से बोल देते पैसिव है, 2-स्टेप फ्लो ने बोला नहीं इतना भी पैसिव नहीं है, एक्टिव भी होते हैं। बोथ दीज थ्योरीज आस्क द क्वेश्चन व्हाट डज द मीडिया डू टू द ऑडियंस। हाउएवर 1960s में क्या हुआ, जब मीडिया का प्रोलिफरेशन हुआ, बहुत तेजी से बढ़ने लगा मीडिया, पीपल्स हैव टू मेक डिस्टिंक्ट चॉइसेस बिटवीन द फॉर्म्स ऑफ मीडिया दैट दे कंज्यूम। एक रिसर्चर था कार्ड्स नाम का, उसका एक क्वेश्चन था व्हाट डू द ऑडियंसेस डू विद द मीडिया। कार्ड्स ने पूछा यार ये जो मीडिया स्प्रेड हो रहा है, ये जो ऑडियंस है करती क्या है इस मीडिया के साथ। तो कार्ड्स ने पोस्टुलेट किया मीडिया एक बहुत हाईली अवेलेबल प्रोडक्ट है यार। ठीक है, इन द सेम वे एज दे वुड एनी अदर प्रोडक्ट और सर्विस। द अपीयरेंस ऑफ दिस अप्रोच मार्क्स एन इंपॉर्टेंट चेंज इन द वे मीडिया रिसर्चर्स थिंक अबाउट द ऑडियंस। प्रीवियसली दे सॉ द ऑडियंस एज पैसिव। पहले मीडिया के रिसर्चर्स क्या लगता था कि ऑडियंस पैसिव है, इनमें वो लोग हैं जो कुछ भी एक्सेप्ट कर लेंगे, जो भी उनको परोसोगे, जो भी उनको बेचोगे। लेकिन इन मॉडल्स ने क्या किया,
ग्रेटिफिकेशन अप्रोच अपनाई कि ऑडियंस एक्टिव भी हो सकती है. ऑडियंस मेंबर्स आर सीन एज कंज्यूमर्स ऑफ अ मीडिया प्रोडक्ट एंड एज कंज्यूमर्स दे शॉप अराउंड. वो शॉपिंग करते हैं, ऑल्टरनेटिव्स को कंसिडर करते हैं और चॉइसेस बनाते हैं. अर्लियर अप्रोचेस अज्यूम दैट द कंटेंट ऑफ द मीडिया हैज सम इफेक्ट ऑन द ऑडियंस. ठीक है, लेकिन अब जो है रेयरली सब्सटेंशियल इफेक्ट्स वर फाउंड परहैप्स बिकॉज द मॉडल ऑफ द ऑडियंस वाज सो टू सिंपलिस्टिक. यूजर्स एंड ग्रेटिफिकेशन अप्रोच सीम टू प्रोवाइड अ रिचर वे ऑफ लुकिंग एट द ऑडियंस. रिचर वे मतलब एक तमीज़ से देखने लग गए थे ऑडियंस को, सिर्फ पैसिव नहीं समझा था उनको. ठीक है, उनको समझने लग गए थे कि ये एक्टिव ऑडियंस है, स्मार्ट लोग हैं यहाँ पे. इंस्टेड ऑफ आस्किंग हाउ डज द मीडिया चेंज आवर माइंड्स, ये पूछने की बजाय कि मीडिया हमारे दिमाग को चेंज करता है, द यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशंस वाले जो रिसर्चर थे, जो यूज़ और ग्रेटिफिकेशन में बिलीव करने वाले मीडिया रिसर्चर्स थे, वो पूछने लग गए भाई व्हाट इज़ द रोल ऑफ मीडिया इन आवर लाइफ्स, इंस्टेड ऑफ आस्किंग हाउ डज द मीडिया चेंज आवर माइंड्स. ठीक है, तो उन्होंने अपना अप्रोच सोचने का चेंज किया. फिर उन्होंने कुछ उदाहरण रखे कि मीडिया को यूज़ करने के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं. अब मीडिया क्यों यूज़ करती है एक्टिव ऑडियंस? न्यूज़ लेने के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, अपना दिन शुरू करने के लिए, रात में नाइट को एंड करने के लिए लोग न्यूज़ देखते हैं. एस्टैब्लिशिंग कॉमन टॉपिक्स टू टॉक अबाउट विद फ्रेंड्स, बिल्कुल सही. सब्स्टिट्यूट फॉर हैविंग फ्रेंड, दोस्त नहीं बनाने तो न्यूज़ ही देख लो, कुछ देख लो. मीडिया प्रोवाइडिंग अ वे टू फील कनेक्टेड टू अदर मेंबर्स ऑफ ऑडियंस. यस, आपको दूसरों से कनेक्ट होने का मन करता है. यू वांट टू एस्केप फ्रॉम द डे प्रॉब्लम, आपको अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से मुक्ति चाहिए. हेयरिंग समवन एल्स सपोर्ट आवर ओन वैल्यूज, हमें अगर अपने विचारों पर समर्थन चाहिए तो हम मास मीडिया से जुड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है. लास्ट आता है मीडिया ओनरशिप. मीडिया स्पेस इंडिया में, भारत की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, लार्ज कॉन्ग्लोमरेट्स जो है डोमिनेट करते हैं. ठीक है, जो इन मीडिया हाउसेस को ओन करते हैं. ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक जो है इंडिया का सिनेरियो है. ऐसा पिछले 20 साल से चल रहा है. ठीक है, यहाँ पे यही बताया गया. देयर इज अ ग्रोइंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीडिया ओनरशिप. ओनरशिप बहुत तगड़ी हो चुकी है. इंक्रीजिंग कंट्रोल ऑफ द मीडिया बाय हैंडफुल मतलब बहुत थोड़े कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के पास मेजर चंक ऑफ मीडिया है. इसका मतलब अगर बहुत थोड़े कॉर्पोरेट एंटिटी के पास बहुत मेजर चंक ऑफ मीडिया पड़ा हुआ है तो एलिट्स जो है इनकी आइडियोलॉजी की डोमिनेंस तो रहेगी. जिसके पास ज़्यादा कैपिटल, जिसके पास ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी की आइडियोलॉजी मानेंगे लोग. ठीक है, उसी की मनवाई जाएगी. एंड पावरफुल डिफाइंस द व्यूज़ एंड शेप्स द ओपिनियन ऑफ द कॉमन रीडर. यही तो कहना चाह रहा है कि भाई ये जो मीडिया ओनरशिप चल रही है इसकी वजह से क्या हो रहा है, आप कॉमन रीडर के ओपिनियन को शेप करोगे, उसके व्यू को भी डिफाइन करोगे, क्योंकि मीडिया को ही आप ओन कर रहे हो ना, तो फिर आप आइडियोलॉजी को भी ओन कर रहे हो. मीडिया कंट्रोल्स अवर एक्सेस टू मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूट एंड कंज्यूम इन्फॉर्मेशन. मीडिया जो है हमारे एक्सेस को कंट्रोल करता है कि हमारे पास कौन सी चीज़ हमारे हाथ में आएगी, कौन सी चीज़ हमारे तक पहुंचेगी और किस चीज़ को हम किस प्रकार से कंज्यूम करेंगे. इस चीज़ को समझने के लिए समझना जरूरी कि कौन सा व्यक्ति कौन सा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को ओन करता है. भारत में अ फ्यू लार्ज बिजनेस हाउसेज ओन मीडिया इन इंग्लिश, हिंदी एंड वर्नाकुलर लैंग्वेजेस एंड अकाउंट फॉर लार्ज पार्ट ऑफ द टोटल सर्कुलेशन. ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिए कॉन्ग्लोमरेट्स के. दैनिक भास्कर और जी दोनों ब्रांड मिला के डीएनए न्यूज़पेपर कंट्रोल करते हैं. ओन करते हैं, कंट्रोल नहीं, ओन करते हैं, मालिक हैं डीएनए न्यूज़पेपर के, दैनिक भास्कर और जी. आनंद बाजार पत्रिका और न्यूज़ इंटरनेशनल ओन करता है स्टार न्यूज़. ठीक है, ये सब ये कॉन्ग्लोमरेट्स है, पावरफुल पीपल. मीडिया डोमिनेंस, मीडिया ओनरशिप. CNN और TV18 मिल के CNN IBN को बनाता है, ओन करता है, मालिक है CNN IBN का. कौन मालिक है? CNN TV18. तो जो CNN चाहेगा, जो TV18 चाहेगा, वही तो CNN IBN पे दिखाया जाएगा, उसी से तो शेप होगा एक कॉमन मैन का पर्सपेक्टिव. ये जो इंस्टेंसेस है कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ कंपनीज के, इससे पता चलता है कि हमारा जो मीडिया कैसे शेप होता है. अक्सर ऑफन पॉलिटिशियंस हैव लार्ज स्टेक्स इन दिस न्यूज़ मीडिया. अक्सर जो पॉलिटिशियन है, नेता लोग होते हैं, उनका स्टेक होता है भाई, उनका इंटरेस्ट है, उनका कैपिटल लगा हुआ है न्यूज़ मीडिया पे. एंड मोस्ट न्यूज़पेपर ओनर्स हैव पॉलिटिकल लिंक्स. और जो अखबार के ओनर ज़्यादातर उनके पास उनके पॉलिटिकल लिंक्स होते हैं. पॉलिटिकल लिंक्स समझते हो तुम? पोलराइजेशन हो सकता है यहाँ पे. अवेयर ऑफ द पावर ऑफ द प्रेस, मैनी पॉलिटिकल पार्टीज हैव इवन नॉमिनेटेड मीडिया मैग्नेट्स एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. अब ये भी एक बात हुई है कि बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं भारत में जिन्होंने मीडिया मैग्नेट्स को, जो बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स के मालिक हैं, इन्हीं को नॉमिनेट किया हुआ है कि इनको बना दो MP. तो सारी पावर जो है एक हैंडफुल ऑफ पीपल के अंदर कॉन्सेंट्रेट हो जाए, ये यही चाहते हैं. और इसी को बोलते हैं मीडिया डोमिनेंस एंड मीडिया ओनरशिप. ये समझाना चाह रहा है ऑथर यहाँ पे. समझ में आ रहा है? हु आर द मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स इन इंडिया? भारत में कौन है ये पावरफुल लोग? टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, नवभारत टाइम्स, मिरर, क्रेस, जूम, टाइम्स नाउ, रेडियो मिर्ची, ZTV, जी रीजनल, जी न्यूज़, सिटी केबल, डिश TV, DNA. सहारा चलाता है सहारा 1, सहारा समय,
राष्ट्रीय सहारा न्यूज़पेपर, बिजनेस ऑफ फिल्म्स, सहारा की पिक्चरें बनती हैं। अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, एडैग, स्टेक होल्डर्स इन द बिग ब्रांड, बिग टीवी, बिग डीटीएच, बिग मोशन पिक्चर में पिक्चरें प्रोड्यूस होती हैं, बिग बिग एफएम, ये सब किसका है? अंबानी। सन नेटवर्क, सन टीवी के अंदर, ठीक है। इंडिया टुडे ग्रुप, इंडिया टुडे ग्रुप में क्या क्या आ जाता है? इंडिया टुडे आ जाता है, रीजनल एडिशंस आ जाता है, आज तक, इंडिया टुडे का आज तक, हेडलाइंस टुडे। टीवी 18 अपने एम्ब्रेला में क्या क्या कैरी करता है? सीएनबीसी आवाज, CNN, IBN, कलर स्टूडियो 18, वेब 18। आपको एज अ कस्टमर लगता है हम तो अलग अलग चैनल पे देख रहे हैं भाई, पर ये सारे चैनल का जो मालिक है वो एक ही है। तो ये मीडिया ओनरशिप नहीं हुई बच्चों। ये समझाना चाह रहे हैं आपको ऑथर में कि क्या इकोसिस्टम क्या है हमारे देश में। जब आप लोग ये बातें समझेंगे तभी तो आप मास मीडिया करेंगे आगे जाके, तभी तो आप मास मीडिया जर्नलिस्ट बनेंगे टॉप क्लास। तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको नेविगेट करना है। If you look at the media closely in India and elsewhere, you will find the same set of companies owning various media brands, multiple forms such as TV, print, radio and web. जो ऑथर है ना आपकी CBSE की बुक के, अच्छे ऑथर हैं जिन्होंने इतनी अच्छी किताब लिखी है। अब बात मीडिया रिप्रेजेंटेशन की। मीडिया रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि मीडिया में तुम क्या दिखाते हो। इट रेफर्स टू द कंस्ट्रक्शन इन एनी मीडियम एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी। तुम लोगों को कैसे दिखाते हो। व्यक्ति को व्हाइट कोट में दिखाओगे, स्टेथोस्कोप लगा दो उसके नेक के राउंड, तो आपको क्या समझ में आएगा? वो डॉक्टर है ना। एक लेडी को आप साड़ी में दिखाओ, ठीक है, सिंदूर लगा के, मंगलसूत्र पहन के, तो वो मैरिड है, ठीक है, और मदर है। स्टीरियोटाइप्स हैव लिटिल टू डू विथ रियलिटी, लेकिन जरूरी नहीं है जो स्टीरियोटाइप तुम दिखा रहे हो ये रियलिटी ही हो, ठीक है। इट इज़ मोर अ फंक्शन ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी। आपने जो रियलिटी मैन्युफैक्चर करके आपको दिखाए थे आप वो दिखा रहे हो, जो असलियत है आप वो नहीं दिखा रहे हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है सारी मैरिड वुमेन और मदर्स साड़ी ही पहने। आजकल लोग ड्रेसेस भी पहनते हैं, आजकल लोग अपने हिसाब से जीन्स टी शर्ट सब कुछ पहनते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो स्टीरियोटाइप और इसमें डिफरेंस होता है रियलिटी में, समझ में आ रहा है। स्टीरियोटाइप्स आर कोड्स दैट अलाउ ऑडियंसेस टू मेक अ स्नैपशॉट जजमेंट। ये आएगा क्वेश्चन पेपर में, डिफाइन स्टीरियोटाइप, तो क्या लिख के आओगे? स्टीरियोटाइप आर कोड दैट अलाउ ऑडियंस टू मेक अ स्नैपशॉट जजमेंट। स्नैपशॉट मतलब क्लिक, स्नैपशॉट क्या होता है? कैमरे से फोटो क्लिक करते हो, क्लिक, स्नैपशॉट। आपको एक सेकंड में क्लिक हो जाए कि इस व्यक्ति का एज क्या है, इस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है, एथनिसिटी क्या है, जेंडर क्या है, क्लास क्या है, सोशल रोल क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है। जैसे भिखारी बेगर को दिखाना, कैसे दिखाओगे उसको? अच्छे कपड़े उसमें दिखाओगे, ज़ारा के कपड़ों में भिखारी को कैसे दिखाओगे? रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे उसका? फटे पुराने कपड़े पहनाओगे उसको, बाल उसके बिखरे हुए दिखाओगे, मुंह पे हल्का ग्रे मेकअप होगा, तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? आगे चलो। जैसे गुरखास को अगर हमें दिखाना है, रिप्रेजेंटेशन करना, तो हम उनका एक्सेंट हाईलाइट करेंगे। मुस्लिम्स लिखा है, वाई डू मुस्लिम्स इन द इंडियन मीडिया ऑलवेज स्पीक चेस टू डू, वाई वुड अ मुस्लिम हु, इसमें लिखा है मुस्लिम जिसका मदर टंग बंगाली हो तो वो बंगाली भी तो बोल सकता है, जरूरी थोड़ी वो उर्दू में ही बात करे, ठीक है। मदर्स, जो मदर्स होती हैं वो हमेशा क्या साड़ी पहनती हैं और मुस्कुराती रहती हैं? क्या मदर कभी एंग्री नहीं होती? कॉमेडी बात कर दी है ना। ट्राइबल, ये सब स्टीरियोटाइप्स की बात चल रही है। वाई आर दे रिप्रेजेंटेड इन अ सर्टेन वे रिस्पेक्टिव ऑफ द रिच कल्चर। ट्राइबल का मतलब ये नहीं है ट्राइबल हमेशा बैकवर्ड ही होगा। ट्राइबल का अपना बहुत ज़बरदस्त रिच कल्चर हो सकता है, कई बार आपसे भी ज़्यादा रिच हो सकते हैं, हमसे भी ज़्यादा रिच हो सकते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन एक स्पेसिफिक तरीके से करा जा रहा है, क्योंकि स्टीरियोटाइप है। विडोज़ जिनके हस्बैंड्स नहीं होते, वाइट साड़ी, कोई कलर वलर नहीं, स्टूडेंट जीन्स टी शर्ट ही पहनेगा। क्या स्टूडेंट कभी हमेशा जीन्स टी शर्ट ही पहनता है? स्टूडेंट कभी इंडियन क्लोथ नहीं पहनते? बच्चे यंग लड़के लड़कियाँ क्या कभी इंडियन सूट सलवार्स एंड इंडियन कुर्ता उर्ता नहीं पहनते क्या? तो ये क्या है? स्टीरियोटाइप से हट के बात करना है। जेंडर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अब ये देखो, जेंडर इज वन ऑफ द की कंस्ट्रक्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए यहाँ पे गोला लगा रखा है। कंस्ट्रक्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट और कंस्ट्रक्ट में अंतर होता है। जेंडर कंस्ट्रक्ट है क्योंकि मैन्युफैक्चर्ड चीज़ है, तभी हम कहते हैं ना जेंडर रोल्स को मत बताओ कि लड़कियाँ क्या काम करेंगी, लड़के क्या काम करेंगे, राइट? क्योंकि ये कंस्ट्रक्ट है, तो समाज ने खुद बनाया है, तो सोशोलॉजी में पढ़ाया जाता है। When we discuss representation, essential elements of our own identity and the identity we assume other people possess come from the concept of gender. What does it mean to be a boy or a girl, a man, a woman? Many objects, not just humans, are represented by the media as being particularly masculine, particularly feminine. ठीक है। अब आपको अगर पर्टिकुलरली गोरा रंग, निखार, फेयरनेस क्रीम बेचनी है तो उसमें अब तो लड़कों की फ़ोटो आने लगी, लेकिन पहले 99% लड़कियों की ही फ़ोटो आती थी, राइट? तो जेंडर ऑफ रिप्रेजेंटेशन चल रहा है। When we look at the representation of male attributes and female attributes, the following stereotypes are usually reinforced. Stereotypes को reinforce करा जाता है। बाइक जा रही होगी, आवाज़ आ रही, सॉरी। A woman and a man as gender constructs are different from the biological male and female. Culture, socialization, specific role define करते हैं gender को। Urban India में traditionally a woman stayed at home, covered her face and took care of her family.
अर्बन इंडिया में, रूरल इंडिया में, गलत लिख दिया. ऑन द अदर हैंड अमंग द पेजेंट्स, especially in rural India, the woman had no choice but to work. She was engaged either in the fields or in the stable or for collecting wood and water. अच्छा, नहीं गलत नहीं लिखा, सही लिखा है, मैंने ढंग से समझा नहीं है. तो इसमें एक कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं कि ट्रेडिशनली अर्बन इंडिया में वुमेन जो है घर पे ही रहती थी अपना फेस कवर करके, एंड शी टुक केयर ऑफ अ फैमिली. और पेजेंट्स जो फार्मर्स हैं, पेजेंट्स जो फार्मर हैं रूरल इंडिया में, उनके पास कोई चॉइस नहीं होता था, उनको काम करना ही पड़ता था फील्ड्स में जाके. ठीक है. व्हेन यू लुक एट मीडिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन यू विल फाइंड वन ऑफ द टू थिंग्स. जब आप औरतों का मीडिया रिप्रेजेंटेशन देखेंगे मीडिया में, तो आपको मिलेगा द अल्ट्रा मॉडर्न स्कर्ट और जीन्स क्लैड गर्ल हु हैज़ मोर इन कॉमन विद वेस्टर्न काउंटर पार्ट रिप्रेजेंट्स द करियर माइंडेड मॉडर्न इंडियन वुमेन. तो यहाँ पर ऑथर लिख रहा है कि ज़रूरी नहीं है ना जिसने अल्ट्रा मॉडर्न कोई स्कर्ट पहना है, जीन्स क्लैड, जीन्स टॉप वाली लड़की है, वो बहुत ज़्यादा करियर हेडेड, करियर माइंडेड मॉडर्न इंडियन. हो सकता है वो मन से, अपनी वैल्यू से, बिलीफ से बहुत ट्रेडिशनल हो, लेकिन उसने पहना जीन्स टॉप हुआ है, ये भी तो हो सकता है. द अल्ट्रा ट्रेडिशनल इंडियन वुमेन हु इज क्लैड फ्रॉम हेड टू टो, और एक अल्ट्रा बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल इंडियन वुमेन है जो बिल्कुल सर से पैर तक बिल्कुल ढकी हुई है, बिल्कुल ट्रेडिशनल लाइफ चल रहा है. हो सकता है उसके भी ख्यालात मॉडर्न हो सकता है वो भी काम करना चाहे, हो सकता है वो भी अपने एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहे, यू नेवर नो दैट. ठीक है. रिप्रेजेंटेशन यही बताया गया इसमें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेंडर. अब देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूरल इशूज़. विलेजेस, इंडिया का 70% अभी गांव में रहता है. ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र. तो रूरल लाइफ, जो ग्रामीण जो ज़िंदगी है, वो बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट की जानी चाहिए मेन स्ट्रीम में, और की जाती है. लेकिन जब रूरल इंडिया दिखाया जाता है तो उसमें ज़्यादा पॉवर्टी, गरीबी दिखाई जाएगी, इलिटरेसी, असाक्षरता दिखाई जाएगी, और बैकवर्डनेस दिखाई जाती है, जबकि ऐसा है नहीं. रूरल इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी. भारत के समाज के सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला सेक्टर है रूरल इंडिया. जब हम रूरल इंडिया की स्टोरी देखते हैं तो हमें ग्लूम डूम की स्टोरी दिखाई जाती है, खाप पंचायत, कास्ट मर्डर की, रूरल पॉवर्टी, फार्मर सुसाइड. ठीक है, या हमें कुछ दिखाया नहीं जाता या बहुत सेंसेशनलाइज किया जाता है. बट ऐसा नहीं है, बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी हैं हमारे रूरल इंडिया में जो हमें पता होनी चाहिए, जिससे हम बहुत इंस्पिरेशन ले सकते हैं. लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें बता रखी है फार्मर सुसाइड के बारे में, कि फार्मर सुसाइड जो है क्या है, बर्निंग इशू था 1990 से, लेकिन अभी रिसेंटली उस पर जो है उसको बहुत ज़्यादा फोकस मिला है. फिर आया नक्सल इशू. नक्सल इशू 25 साल पुराना है, लेकिन मीडिया ने रिसेंटली हाईलाइट करना शुरू किया. ठीक है, अगर पहले से इस पर अटेंशन दिया जाता तो इतना मैग्नीट्यूड तक ये चीज़ें नहीं बढ़ती. मीडिया मैनेजर आपको बताएंगे कि जब वो प्रोग्राम्स इन इश्यूज़ के साथ रन करते हैं तो उनकी रेटिंग्स गिर जाती हैं, इसलिए लोग इतना नहीं दिखाते हैं मीडिया वाले. ठीक है. फिर यहाँ पर एग्जाम्पल दोबारा दिया हुआ है कि तुम्हारे पास 2 हेडलाइंस है, लीडिंग एक्टर इन्वॉल्व इन अ स्कैंडलस केस और ग्लोबल वार्मिंग टू इंक्रीज फूड इनसिक्योरिटी. दोनों में से कौन सा देखोगे? ठीक है, ये थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है. अब आता है माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन. जब हमें मीडिया में माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर कुछ कंसर्न है. अगर आप बड़े होके मीडिया प्रैक्टिशनर बनोगे, ठीक है, या मीडिया में एक बहुत ही बड़े एक्सपर्ट बनते, तो आपके कंसर्न क्या होंगे? पहला कंसर्न होगा, एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, हाउ इज़ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया बीइंग रिप्रेजेंटेड इन द मीडिया. नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कैसे दिखाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट के इंडिया को कैसे दिखाया जाता है. मणिपुर और असम में कॉमन क्या है जो असम और केरला में कॉमन नहीं है. 7 कल्चरल डिस्टिंक्ट स्टेट्स को मोनोलिथिक ब्लॉक कैसे दिखाया जाए. साउथ इंडिया क्या चीज़ है. कौन सा ऐसा न्यूज़ एंटरटेनमेंट है, नेशनल चैनल है जो सिर्फ नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज पर फोकस करता है. क्रिश्चियन या मुस्लिम्स इन द मीडिया का क्या रिप्रेजेंटेशन है. SC/ST पॉपुलेशन का 18% मेकअप करते हैं, OBCs 52% करते हैं. ऐसा क्यों है कि SC और OBCs का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है. दलित और OBC भारत का 70% बनाते हैं. ऐसा क्यों है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में जो है जर्नलिस्ट और कंटेंट प्रोड्यूसर्स नहीं होते. तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं. Very often media leaves out certain aspect of society and glosses over issues like discrimination or poverty because it does not want to make audience or advertisers uncomfortable. ठीक है. अब लास्ट है मीडिया एंड वायलेंस. मीडिया एंड वायलेंस के बाद ये लास्ट चीज़ है, हाँ इसके बाद खत्म हो जाएगा. मीडिया एंड वायलेंस में आपको 4 चीज़ें याद रखनी है, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट, कैमरा एंगल और एडिटिंग. अब इसको पढ़ते हैं. इसमें यहाँ पे बताया गया है कि छोटे बच्चे जब वो देखते हैं अपने, उनसे पूछा जाए कि तुम्हारा रोल मॉडल कौन है, तो क्या बोलते हैं? सुपरमैन, क्रिश, बैटमैन, ये सब. ठीक है, सुपर हीरो. लेकिन इनमें काफ़ी वायलेंस भी दिखाया जाता है. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि टीवी के पेनिट्रेशन के बाद ये वायलेंस वीडियो गेम, कंप्यूटर गेम से बहुत ज़्यादा हुआ है. इस तरह की पिक्चरें दिखाने से भी हुआ है.
कई बार इसको बहुत ग्लैमरस इजी जस्टिफाइड दिखाया जाता है, लेकिन ये इमिटेटिव बिहेवियर जो है इंस्पायर करता है। इमिटेटिव मतलब नकल करना। जो बच्चे देखते हैं टीवी स्क्रीन पे उनको लग रहा है क्रिश कूद रहा है एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग में, हम भी कर सकते हैं ऐसा। दैट्स कॉल्ड इमिटेटिव बिहेवियर, बट दैट्स रिस्की। ओके, सिमिलरली जो विक्टिम्स और परपेट्रेटर्स ऑफ वायलेंस है उनको इस तरीके से दिखाया जाता है कि वो स्टीरियोटाइप्स को रीइंफोर्स करें। ठीक है, तो यहाँ पे 3-4 मूवी के एग्जाम्पल हैं, धूम, दबंग और रोबोट। ये 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इन एग्जाम्पल को पढ़ना है। सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल पर ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, व्हाट आर द की टेक्निकल कोड्स विच अफेक्ट द वे वायलेंस इज रिप्रेजेंटेड इन द मीडिया, ये क्वेश्चन आएगा। म्यूजिक, साउंड इफेक्ट, कैमरा एंगल, एडिटिंग। म्यूजिक में एग्जाम्पल दिया है गदर एक प्रेम कथा का। म्यूजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट इमोटिव टूल है, ये विजुअल्स के मूड को चेंज कर सकता है। ये पेन दिखा सकता है, ट्रायम्फ दिखा सकता है, ट्रायम्फ मतलब जीत दिखा सकता है, या फिर जस्टिफिकेशन को कनोट कर सकता है। कनोट मतलब अंडरलाइंग मीनिंग। साउंड इफेक्ट क्या कर सकता है, सीन के मीनिंग को एनहांस कर सकता है। एक्स्ट्रा गन शॉट दिखाओगे तो उससे डर लगेगा, इंड्यूस हो जाएगा फियर। जो थप्पड़ है, स्लैप का साउंड, अगर आप उसको लाउड दिखाते हो, किसी को थप्पड़ मारो इतना तेज आवाज़ थोड़ी आती है जितना तेज हम टीवी में देखते हैं, पिक्चर में देखते हैं, राइट। द वर्क ऑफ द फोले आर्टिस्ट। फोले आर्टिस्ट कौन होता है बच्चों, जो रिकॉर्डिंग इफेक्ट्स में चेंजेस करता है, ट्विकिंग करता है। कैमरा एंगल्स, कैमरा एंगल पे फ़र्क पड़ता है। कैमरा एंगल कौन सा एंगल दिखाया है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, एम्फेसिस पे, पावर पे। हाई कैमरा एंगल्स विक्टिम को दिखाने के लिए, लो कैमरा एंगल परपेट्रेटर को दिखाने के लिए, राइट। तो अलग अलग कैमरा एंगल से बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एंड एडिटिंग क्या है, चाहे एक स्लैप हो, गन शॉट हो, नाइफ स्टैब हो, ये फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में होता है रियलिटी में। लेकिन फिल्म और टीवी में वायलेंस कैसे दिखाया जाता है, स्लो मोशन, रैम्प अप शॉट्स एंड लाइक ऑलमोस्ट एज दो द फिल्म मेकर एक्सपेक्ट्स ऑडियंस टू सेवर द वायलेंस। दैट्स इट। अब ये है क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस आपको ऑलमोस्ट आ ही जाएंगे, बिकॉज ये सारे बुक में से ही हैं। तो एक क्वेश्चंस में मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। और दैट्स ऑल। तो ये था आपका चैप्टर मास मीडिया स्टडीज़। स्पेशल शाउट आउट टू गुरनीत कौर बग्गा, जिन्होंने मुझे बोला था कि मैम मास मीडिया पढ़ना है 11th क्लास के लिए। तो मैं उनको भी थैंक्स करना चाहूँगी फॉर इंस्पायरिंग मी टू रीड योर बुक एंड टू क्रिएट दिस अमेजिंग एक्सप्लेनर वीडियो फॉर एवरीबडी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द मास मीडिया स्टूडेंट्स। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा के, एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द फीडबैक हाउ डिड यू लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।